AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड सब लोगों को ये वन शॉट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो चल रहा है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। एंड वन शॉट मीन्स यहाँ जैसे कि आप देख भी रहे हो, वन वीडियो वन यूनिट। जी हाँ, हम पूरे एक वीडियो में आपका पूरा एक यूनिट कवर करने का ट्राई कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स ट्राई नहीं, वी आर डूइंग दैट थिंग। सो हम लोगों ने अच्छे से अपना यूनिट 1, 2, 3 बहुत अच्छे से इनके वन शॉट्स कवर कर लिए एंड आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। बट अगर स्टिल कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर कि जो भी आपके डाउट्स रह गए हैं या बाय चांस अगर कोई टॉपिक मिस हो रहा है सो वी विल ऑल्सो कवर दैट थिंग। बट येस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। ओके, तो आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है यूनिट 4 का पूरा वन शॉट पढ़ेंगे। सारे टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर हियर एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको, अगर यहाँ पे एज अ बिगनर, एज अ न्यू कमर आ भी रहे हो तो आई विल ट्राई कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। बट अगर स्टिल ना हो पाए तो आई विल सजेस्ट यू गाइज कि आप लोग ऑलरेडी जो डिटेल वीडियोज बनी हुई है वो एक बार प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर विच इज टोटली बेस्ड ऑन यूनिट 4 वन शॉट। So before starting ahead, there's a very important news which I want to share it with you guys. That is, जिसको नहीं पता, हमारा गूगल प्ले पे जाइए, यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा नाम का एक ऐप है जहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्सेज लिस्ट डाउन मिल जाएंगे विद प्रॉपर ब्रांचेस। आप जो भी ब्रांच की वहाँ मिल जाएंगे। एंड अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है तो मेक श्योर आप लास्ट में ये एग्जाम 200 वाला कूपन लगाना ना भूलें, जिससे कि आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है 200 ऑफ मिलेगा हर एक कोर्सेज पे। तो मेक श्योर अगर बाई चांस वहां पे नहीं आए तो मेक श्योर आप ये कूपन नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे जब भी आप कोर्स परचेज करने जाएंगे तो एग्जाम 200 वाला कूपन अप्लाई करने से आपको 200 ऑफ मिलेगा। तो दिस इज द अपडेट। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने प्रॉपर लेक्चर की तरफ। तो आपको जैसे पता होगा यूनिट 4 इज ऑल अबाउट ट्रांजेक्शन सिस्टम। ट्रांजेक्शन सिस्टम इज व्हाट, जो हम डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शंस कर रहे होते हैं वही हमारे यहाँ पे डिस्कस होगा। तो ट्रांजेक्शन सिस्टम विच यू ऑल्सो कॉल TS इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो, इंफॉर्मेशन सिस्टम पार्ट होता है MIS का, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, बस एक तरीके से समझ लो कि हाँ ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, क्योंकि पूरे एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है। जो बच्चे आई थिंक CS वाले इंजीनियरिंग के होंगे, जो आई थिंक ये वाले देख रहे होंगे, तो वो लेटर ऑन चल के इन दी 6th सेमेस्टर और दी 5th सेमेस्टर आप ये वाला सब्जेक्ट पढ़ते हो। अब ये कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी करता है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन सिस्टम आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो यूज होता है रिकॉर्ड, प्रोसेस एंड मैनेज करना डेली बिजनेस के ट्रांजेक्शन, जैसे कि बिलिंग हो गया, पेमेंट्स हो गए, ऑर्डर्स हो गए। अब आपका जो ट्रांजेक्शन सिस्टम है, जो एक तरीके का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो ये ध्यान रखता है जो आप डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, तो चाहे कोई बिलिंग कर रहे हो या कोई पेमेंट कर रहे हो, कोई ऑर्डर प्लेस्ड कर रहे हो, तो जो आप ट्रांजेक्ट कर रहे हो मतलब ए से, यानी कि ए वाले से जो ट्रांजेक्ट होके पैसा बी वाले के पहुंच रहा है, क्या वो पैसे सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसकी हिस्ट्री की ट्रैक बनता है, जिसको हम लॉग भी बोलते हैं। वी विल डिस्कस इट इन द टुडेज वीडियो कि लॉग क्या होता है। तो मतलब ट्रैक रखना कि आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है, प्रोसेस सही तरीके से जा रहा है कि नहीं जा रहा, एंड मेक श्योर करना कि एंड यूजर के पास वो चीज पहुंच गई कि नहीं। तो उन सब चीज को हम क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन सिस्टम। इट इंश्योर्स दैट ऑल रूटीन बिजनेस एक्टिविटी रन स्मूथली, एक्यूरेटली एंड सिक्योरली। वही कि आपकी जो भी सारी एक्टिविटीज है वो स्मूथली हो, आराम से हो, कोई दिक्कत ना हो, और जिसके पास आपके ट्रांजेक्शन पहुंचना था तो मेक श्योर वो पहुंच जाए। दिस इज व्हाट ट्रांजेक्शन सिस्टम इज। जैसे एग्जांपल सुपरमार्केट बिलिंग, बैंक ATM विड्रॉल्स। देखो, आप नॉर्मली डेली बेसिस पे करते हो ना कि आजकल हर किसी के पास कैश नहीं होता, तो कभी कभी इवन आई एम टॉकिंग अबाउट द टुडेज यूथ जनरेशन, तो वो क्या करते हैं कि इवन आई एम ऑल्सो डूइंग दैट थिंग कि हम कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं भैया स्कैनर दे दो, तो हम क्या करते हैं UPI से पेमेंट करते हैं, राइट। तो वो भी क्या ट्रांजेक्शन ही हो रहा है आपका। तो डेली बेसिस का क्या एग्जाम्पल है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हैंडल करना रूटीन ऑपरेशन, मैनेज एवरीडे टास्क लाइक सेल्स, पेरोल, बिलिंग, जो हम डेली टू डेली बेसिस पे करते हैं, प्रोसेस करना लार्ज डेटा, डील्स विद 1000 मिलियंस ऑफ डेली ट्रांजेक्शंस,
क्योंकि ऐसा नहीं है ना सिर्फ आप ही दिन में आई थिंक 5 बार ट्रांजेक्शन कर लेते होंगे, छोटे छोटा ट्रांजेक्शन। ऐसा तो ना आप ही कर रहे हो, आपके भी फ्रेंड्स है, बहुत सारे बिलियन ऑफ पीपल आर डूइंग ट्रांजेक्शन डेली। तो उन सारे ट्रांजेक्शन को मैनेज करने के, ऐसे नहीं हो किसी और का ट्रांजेक्शन किसी और के ट्रांजेक्शन से कॉन्फ्लिक्ट बिठा ले। तो सबके ट्रांजेक्शन मैनेज करना तो बहुत बड़े लार्ज डेटा को भी प्रोसेस करता है। And high accuracy and reliability, small errors can cause huge problems, so accuracy is critical। वही कि अगर छोटी छोटी दिक्कतें आ गई तो बहुत बड़ा इशू बन सकता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ट्रांजेक्शन। तो मेंटेन करने का छोटा सा भी एरर ना है। फास्ट एंड एफिशिएंट ट्रांजेक्शन हैपन इन सेकंड्स और मिली सेकंड्स। आपने देखा तुरंत ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, कुछ ही सेकंड, 1 या 2 सेकंड का ही मुश्किल से फर्क लगता होगा। क्योंकि अगर ज्यादा डिलेमेंट होने लगा तो जो हम एंड यूजर है फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे, है ना, कि पैसा नहीं जा रहा। और पैसे के नाम पे तो लोगों की धड़कनें वैसे ही बढ़ जाती है कि भाई ढंग से ट्रांजेक्ट हो जाए नहीं हो जाए, राइट। तो वही कि ट्रांजेक्शन मेक श्योर करने की स्मूथ रन कर रहे, एफिशिएंट है। ऑटोमेटेड सिस्टम, लेस मैनुअल वर्क, मोर ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। अब जब से ये ऑनलाइन चीजें आएंगी तो मैनुअल वर्क कम हो गया है, अब सारी चीजें ऑटोमेटेड हो रही है। आप देख रहे हो रिचार्जेस भी ऑटोमेटेड हो जाते हैं, राइट। आपकी बिलिंग्स भी ऑटोमेटेड हो रही है, सब कुछ आपके ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड हो रही है, मैनुअल वर्क कम होता जा रहा है। तो these are some characteristics and what exactly transaction system is। I hope आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बहुत बेसिक है, ठीक है। बट फिर भी ना हो पाए तो मेक श्योर आप कमेंट्स बता दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन। नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांजेक्शन सिस्टम, ठीक है। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे ट्रांजेक्शन सिस्टम होते हैं, तो उसके बीच में कुछ कंपोनेंट्स होते होंगे ना। जैसे हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, राइट। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसमें आता है कि आपका ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है, यहाँ शिप्ड हो चुका है, ट्रैक कर लो अपनी डिलीवरी, आउट हो चुका है, आउट फॉर डिलीवरी है। तो वो प्रोसेस होते हैं। तो वो क्या है, जो शिप्ड मैं बात कर रही हूँ, है ना, शिप्ड की जो मैं बात कर रही हूँ आउट फॉर डिलीवरी वाला, राइट। तो ये क्या है, दीज आर कंपोनेंट्स है ना ई कॉमर्स वेबसाइट के ऑर्डर प्लेस करने के। तो ऐसे ही हम कुछ कंपोनेंट्स पढ़ेंगे ट्रांजेक्शन सिस्टम के। सबसे पहले आता है इनपुट डेटा एंटर्ड, कि आपने प्रोडक्ट को स्कैन किया चेकआउट पे। जैसे हमारे पास एक यूपीआई मैंने स्कैन करा, ठीक है। मैं इनपुट दे रही हूँ, जब फॉर एग्जाम्पल मैं 60 रुपीज का कुछ परचेज करा तो मैंने एंटर करा 60, तो दिस इज इनपुट, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग, ऑपरेशंस डन ऑन डेटा। अब 60 ट्रांजेक्ट हो गए, आपके पास ही चलेगा, सामने वाले के पास पहुंच रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्रोसेसिंग हो गई। आउटपुट रिजल्ट शो, अब सामने वाले के पास पहुंच गए तो बोलते हाँ आ गए, तो आउटपुट शो हो गया। डेटाबेस स्टोर्स ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स। अब जो डेटाबेस में, जो आपके डेटाबेस में, जो उसके डेटाबेस में आप देखते होंगे, जैसे आपके पेटीएम यूज करते हो, गूगल पे या कोई सा भी यूज करते हो, तो अगर आप उसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाओगे तो वहां आता है कि इस पर्सन ने आपको इतने क्रेडिट करे, है ना, या फिर इतने डेबिट हुए, आता है ना, या फिर ये सिंबल बन के आता है। तो ये एक तरीके से आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड स्टोर कर रहा है, आपके डेटाबेस में भी स्टोर हो रहा है। कंट्रोल मैकेनिज्म, सिक्योरिटी एरर चेकिंग और वैलिडेशन। सिक्योरिटी चेक करने की कैसे नहीं हो कि मैंने भेजो, सामने वाले के पास आए ना, बीच में से हैक हो गए, कहाँ चलेगा कुछ नहीं पता। वैलिडेशन करने की जो पर्सन को आप कर रहे हो वो रियल तो है ना यूजर, लाइक दिस। तो कुछ मैकेनिज्म होती है, ये क्या आपके कंपोनेंट्स हैं जो आपके ट्रांजेक्शन सिस्टम में होता है। फंक्शंस क्या होते हैं, डेटा कलेक्शन, कैप्चर डेटा बाई बारकोड, फॉर्म और सेंसर। आप कैप्चर करते हो डेटा को, किससे, बारकोड से कर लेते हो या किसी फॉर्म से या सेंसर से, जो हम जाते हैं ना, मोस्टली बारकोड अब यूज होते हैं। तो दिस इज व्हाट, कि आप डेटा को कैप्चर कर रहे हो। डेटा प्रोसेसिंग, कन्वर्टिंग रॉ डेटा इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन। अब आपके पास कुछ डेटा है, अब आप उसकी यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकालोगे कि अच्छा प्रीवियस ईयर का डेटा ये था, अब की ईयर का डेटा ये है, जिससे आप कुछ आउटपुट निकाल पाओ। डेटा स्टोरेज, कीप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स फॉर रिपोर्ट्स और ऑडिट्स। आप अपने ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स किसके लिए रखते रिकॉर्ड्स, कि कुछ आगे चल के कोई ये बोल दे कि भैया आपने तो पैसा नहीं दिया, तो लेट मी शो ना कि हाँ हमने दिए, ठीक है। तो वही वाला है, दिस इज इन द फनी वे। बट हाँ, अगर हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो हमें याद नहीं रहता कि हमने कब कितने पैसे दिए, तो एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। डॉक्यूमेंटेशन, जनरेट इनवॉइसेज, रिसिप्ट बिल, जो हम हमेशा करवाते हैं। तो हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि भैया रिसिप्ट जनरेट करवा के या ना, रिसिप्ट होना बहुत जरूरी है, राइट, ठीक है भाई, जिससे हमारे पास प्रूफ है, हमने कर दिया। डेटा रिट्रीवल, एक्सेस और ट्रांजेक्शन डिटेल्स, हम और ट्रांजेक्शन डिटेल्स भी निकालते हैं। जैसे हम अपने एप्स पे चले जाएं, जो भी होते हैं, अगर आप कोई सा भी लाइक पीएनबी यूज करो, कैनरा यूज करो, कुछ भी यूज करो, तो सबके एप्स होते हैं, राइट। अब क्या होता है, एप्स में क्या है, आप फिल्टर आउट कर लेते हो कि इस मंथ का, इस डेट का, तो आप क्या करो, अपने पुराने ट्रांजेक्शन निकाल रहे हो। इंटीग्रेशन, कनेक्ट विद एचआर, फाइनेंस एंड इन्वेंटरी सिस्टम। अगर कुछ और फर्दर इशू है तो अपनी बैंक से कांटेक्ट करो, ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे कांटेक्ट करो। दिस इज ऑल अबाउट फंक्शंस। अब टाइप्स क्या क्या होते हैं ट्रांजेक्शन सिस्टम के। सबसे पहले आते हैं बैच प्रोसेसिंग सिस्टम।
कलेक्ट ट्रांजेक्शन, प्रोसेस देम लेटर। एग्जाम्पल सैलरी सिस्टम, आपने ट्रांजेक्शन तो कलेक्ट कर लिया बट आप उसको बाद में प्रोसेस करते हो। जैसे हम कॉर्पोरेट्स में होते हैं तो हम कॉर्पोरेट्स में क्या बोलते हैं कि एंड ऑफ द मंथ या स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आपकी सैलरी आएगी, यानी कि उन्होंने आपकी पूरे महीने की सैलरी एक बार में रखी बट किसमें, एक बार में आपको वो चीज दी। तो क्या करें, बैच प्रोसेसिंग मतलब इकट्ठा कर लेना बट बाद में देना, ठीक है। रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम, प्रोसेस ईच ट्रांजेक्शन इंस्टेंटली, जो आप करते हो डेली बेसिस पे वो रियल टाइम ही है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग हैंडल्स मैनी शॉर्ट ट्रांजेक्शन दी सेम टाइम। जो हम छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करते हैं वो हमारे, जैसे हमने 20 रुपए का कुछ खरीदा तो ये क्या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। एग्जाम्पल देखो, बैंकिंग सिस्टम में फंड ट्रांसफर, एटीएम विड्रॉल्स, ई कॉमर्स में ऑर्डर, पेमेंट, डिलीवरी, ट्रैकिंग, आपको पता ही है। अब इसके हम कुछ एडवांटेजेस देख लो। एंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, मेक श्योर करने की एक्यूरेसी रिलायबिलिटी रहे कि ऐसा ना हो कि बीच में से कहीं और चला जाए, ठीक है। प्रोवाइड करना स्पीड एंड एफिशिएंसी, फास्ट हो, डिले ना हो और प्रॉपर सही तरीके से हो। ऑटोमेट करना अपनी डेली टास्क, मोस्ट डेली टास्क किसी पे होता है तो वो ढंग से चलते रहे। इंटीग्रेट करना बिजनेस फंक्शन, बड़ी बड़ी कंपनीज एक दूसरे को फंड्स वगैरह करती है, बहुत सारी चीजें होती है तो वो भी मेंटेन करते चल रहा। इंश्योर करना डेटा सिक्योरिटी की भैया वैलिडेशन होना चाहिए, एरर फ्री हो, कोई बीच में से आए और बोले कि गए आपके पैसे बैंक में से, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये क्या थे आपके कुछ एडवांटेजेस थे। अब कुछ लिमिटेशंस है कि हाई कॉस्ट ऑफ सेटअप मेंटेनेंस। अब इतना बड़ा आप सिस्टम कर रहे हो तो ये ऑफकोर्स वाली बात है कि बहुत बड़ी कॉस्ट मेंटेनेंस वाली चीज आएगी, यहाँ पे पैसे ज्यादा उठेगा और मेंटेनेंस करनी तो उसमें भी जाएगा। कॉम्प्लेक्स टू मैनेज एंड अपडेट, बड़ी चीजें तो दिक्कत होगी मैनेज करने में, अपडेट करने में। सिक्योरिटी रिस्क रहते हैं, हैकिंग और फ्रॉड के, देखो ट्रांजेक्शन है एक तो उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं। एंड इवन कोई से भी कॉम्प्लेक्स डेटा आप उठा लो बड़ी चीज में तो हैकिंग के बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं। लिमिटेड स्कोप है, सिर्फ कुछ ही लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैं सिर्फ अपना कर सकती हूँ, मैं कुछ ही चीजें उसमें यूज कर सकती हूँ, तो लिमिटेड है स्कोप। सिर्फ मैं नहीं, आप सभी के साथ भी। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट इन सिस्टम फेल्स वर्क स्टॉप, टेक्नोलॉजी पे पूरा डिपेंड है कि अगर सिस्टम क्रैश हो गया तो पूरा का पूरा आपका काम रुक जाएगा। तो इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन दी डेटा, कि नेट नहीं है तो कुछ काम नहीं चलेगा। तो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ द ट्रांजेक्शन सिस्टम। अब हमारे पास एसिड प्रॉपर्टी है तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, 5 मार्क्स में आती है। टाइमशरी आती, मैंने जब आपके प्रीवियस पेपर देखे उसमें भी ये पूछा जाता है। इवन मैंने लाइक मेरे टाइम पे, मतलब मैंने जब इसके पेपर दिए थे डीबीएमएस के, मुझसे भी चाहे मेरा मिड हो मेरा एंड हो पूछे ही गया था। एंड इवन अगर आप डीबीएमएस के लैब्स भी होते हैं तो उसमें वाइवा होता है, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछते हैं कि व्हाट इज एसिड प्रॉपर्टी। अगर आप गेट का पेपर देने जाओगे या इंटरव्यू में जाओगे, बिकॉज इंटरव्यू के लिए भी एक कोर सब्जेक्ट है, तो वहां पे पूछे ही जाते हैं कि एसिड प्रॉपर्टी क्या होता है। तो देखो एसिड प्रॉपर्टी से पहले इसकी फुल फॉर्म समझो। एसिड प्रॉपर्टी होता क्या है? ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, बहुत सिंपल है, बहुत प्यार से समझेंगे समझ आएगा। सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, सी स्टैंड फॉर कंसिस्टेंसी। आई स्टैंड्स फॉर आइसोलेशन, आई स्टैंड्स फॉर आइसोलेशन एंड डी स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी। पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है और हमेशा याद रखना जो टेक की चीजें होती है हम उसमें प्रोनाउंसिएशन और जो हम बोलते हैं जिस तरीके से उसके वर्ड्स की स्पेलिंग्स होती है मेक श्योर करना वो कभी गलत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट रियली गिव्स द नेगेटिव इम्पैक्ट अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस। आई एम गिविंग एन एडवाइस, ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट दे देता है, ठीक है। तो एसिड प्रॉपर्टी की फुल फॉर्म क्या है जल्दी से मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। ओके, तो नाम से इसका थोड़ा थोड़ा मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एटॉमिसिटी मतलब द ट्रांजेक्शन इज ऑल और नथिंग, यानी कि करो या मरो वाली स्थिति है। जैसे हमें मम्मी बोलती है ना कि वहीं रखा होगा सामान, देख ले, अगर मैं आ गई तो बहुत पिटेगा तू, है ना। तो यानी कि देख लो या फिर पिट लो, वही वाला काम हो गया, ठीक है। सो सॉरी अगर कोई आंटी देख ले तो, ठीक है। हमारा क्या होता है, ट्रांजेक्शन है या तो होगा या बिल्कुल नहीं होगा, या तो वो सामने वाले यूजर के पास पूरे पैसे पहुंचेंगे या पहुंचेंगे नहीं। हमें बोल देगा बैंक की ट्रांजेक्शन फेल्ड, है ना, या फिर री अटेम्प्ट करो उसको, या तो उसके पास चाहेंगे तो बोल देगा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, या फिर री अटेम्प्ट, यानी होगा या नहीं होगा। मैकेनिज्म क्या है इसकी, लॉगिंग, जिसको मंडू बोलते हैं, टू फेज कमिट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शंस। इसमें क्या है, टू फेज लॉकिंग आती है जो भी हम आगे पढ़ेंगे। लॉग अंडू और रीडू आपने पढ़ा होगा। अंडू मतलब क्या होता है, प्रीवियस ट्रांजेक्शन पे चले जाओ। रीडू मतलब जो आपने किया था उसको हम कर देते हैं, ठीक है। अंडू और रीडू तो बहुत ज्यादा यूज होता है, तो मेक श्योर आपको वो चीजें क्लियर हो, और ये तो हम डेली बेसिस पे करते भी तो पता भी है। तो एटॉमिसिटी सिंपल वर्ड्स में मैं क्या बोलूं, करो या मरो वाली चीज, मतलब ऑल या नथिंग। कंसिस्टेंसी नाम से पता चल रहा है, हमेशा हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। यस, कंसिस्टेंसी मतलब ट्रांजेक्शन मूव द डेटा फेस फ्रॉम वन वैलिड स्टेट टू अनदर, प्रिजर्विंग कॉन्स्ट्रेंट्स, इंटीग्रिटी, रूल्स, ट्रिगर्स।
जो आपका ट्रांजेक्शन है, एक डेटा स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहा है। कैसी स्टेट? देखो स्टेट होती है हमारी, जैसे अभी स्टेट है एक्टिव, अभी ट्रांजेक्शन हमारा हो रहा है। जब हमारा ट्रांजेक्शन कमिट हो जाता है तो हम बोलते हैं कि प्रॉपर डन हो गया। अब हमारा ट्रांजेक्शन एक्टिव से कमिटेड वाली स्टेज में जा रहा है, तो हमें जो उसके बीच के कांस्टेंट रूल्स है, कांस्टेंट मतलब जो आपके रूल्स है, जो इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स है, जो ट्रिगर्स है जो आते हैं, तो वो मेक श्योर करना वो प्रिजर्व है। मतलब ट्रांजेक्शन जब आपका डेटाबेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेज रहा होता है तो मेक श्योर करना जो उसके बीच के कॉन्स्टेंसी इश्यूज है, मतलब जो आपकी इंटीग्रिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो मेक श्योर ढंग से रहे, ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। ठीक है। नोट कंसिस्टेंसी डिपेंड्स ऑन करेक्ट एप्लीकेशन लॉजिक प्लस डीबी कांस्टेंट। अब कंसिस्टेंसी कब होगी? जब आपने देखो एक प्रॉपर एप्लीकेशन का लॉजिक बिल्कुल ठीक होगा, मतलब जो आपका ट्रांजेक्शन सिस्टम है उसको पीछे चलाने के पीछे लॉजिक क्या है? कोडिंग हुई है, राइट? ये तो सबको पता है, कोडिंग हुई है। आज हम व्हाट्सएप, फेसबुक, कुछ भी ऐप चला रहे हो, सबके पीछे कोडिंग हुई है। तो अगर उसका लॉजिक ढंग से लिखा गया है और डेटाबेस में ढंग से आपको वो सेव करा गया और जो उसके रूल्स वगैरह थे वो अप्लाई किए गए, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो डीबीएमएस फॉर सम कांस्टेंट फिर भी वो कुछ रूल्स लगा देते कि भैया जिससे इन फ्यूचर दिक्कत ना हो। क्लियर? नेक्स्ट आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब ही होता है अलग हो जाना, हमसे अलग हो जाओ भाई, वही वाली चीज है। Concurrent transaction should not interfere intermediate uncommit states of one transaction must not be visible to others as per chosen isolation level। अब देखो, जैसे कि मैं हूं, ए है, ए ट्रांजेक्शन कर रहा है बी को, और एक जना सी भी है, सी भी ट्रांजेक्शन कर रहा है बी को। बट क्या ए को पता होता है ये दूसरे जना ट्रांजेक्शन कर रहा है? नहीं। अब सी को पता होता है क्या दूसरे जना ट्रांजेक्शन कर रहा है? नहीं। एंड बाय चांस सी का फेल हो गया, क्या ए को पता चलता है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम जब ऑर्डर प्लेस करते हैं किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी उस पे, लाइक फॉर एग्जाम्पल अमेजोन पे, अब चलो फ्लिपकार्ट का ले लेते हैं, फ्लिपकार्ट के सेल वाला ऑप्शन। ठीक है, अब सेल पे क्या होता है? बहुत सारे लोग एक साथ कर रहे होते हैं, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल सेल पे किसी ने लिया आईफोन 16, ठीक है, आईफोन 16 उसने ऑर्डर किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने किया, तो मेरा ट्रांजेक्शन, अब मुझे क्या पता, और लोग भी तो करे, बट मुझे तो नहीं पता ना कौन कौन कर रहा है। बाई चांस सबकी बार बहुत ज्यादा इशू फेस हुए कि मेरा कैंसिल हो गया ऑर्डर, बट मुझे तो नहीं पता चला और किन लोगों के कैंसिल हुए। तो दिस इज व्हाट आइसोलेशन डज। आइसोलेशन ये बोलता है आपका ट्रांजेक्शन सिर्फ आप तक सीमित रहेगा, ना आपको ये पता चलेगा कि और कौन कौन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ना आपका डेटा किसी और के पास जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैकेनिज्म कैसे यूज होती है, हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? लॉकिंग से, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग से, एमवीसी से, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो डोंट वरी अबाउट इट कि क्या ये खतरनाक टर्मिनोलॉजीज है। डोंट वरी, वी विल स्टडी दी फर्दर आगे जैसे चलती जाएगी स्लाइड्स, तो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट आते हैं ड्यूरेबिलिटी। हमारी मम्मी जब भी हम जाती है तो वो ये पूछती है कि भैया इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है ना, मतलब कब तक ठीक रहेगा। तो ये वंस कमिट इफेक्ट्स परसिस्ट डिस्प्ले क्रैशेस ड्यूरेबल स्टोरेज। अब एक बार कमिट हो गया, आपका ट्रांजेक्शन पूरा पहुंच गया, तो अभी ये बोला जाता है कि बाय चांस अगर क्रैश हो गया, सिस्टम पूरा खराब ना हो जाए, ठीक है, तो आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा कि उसका प्रॉपर ड्यूरेबिलिटी कब तक है। ठीक है, अब इसको कैसे अप्लाई करें, इसके लिए भी कुछ मैकेनिज्म है। राइट हेड लॉगिंग, सिंक्रोनस फ्लश टू टेबल स्टोरेज, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो डोंट वेरी। एंड जिन लोगों को पता है तो उनको रिविजन हो जाएगा। तो ये जो ऐसी प्रॉपर्टी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको प्लीज मिस मत करना। Next is serializability in DBMS. Serializability means ensuring that concurrent transactions running together give the same result as if they were executed one after another serially. It is the highest level of isolation transaction management. सबसे बड़ा isolation है, आपको डेफिनेशन से समझ में आ गया, बहुत बेसिक इंग्लिश में लिखी गई है, विच इज कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन जब एक साथ हो रहे होते हैं, ठीक है, तो जिस ऑर्डर में होनी चाहिए वो उसी ऑर्डर में हो, सीरियली ही हो, वो मेक श्योर कौन करता है? सीरियलाइजेबिलिटी। उसका काम क्या होता है? बहुत सारे कॉन्करेंट ट्रांजेक्शंस एक साथ काम कर रहे होते हैं, एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो मेक श्योर करना वो एक के बाद ही एक एग्जीक्यूट हो, जैसे वो सीरियल वाइज होने चाहिए थे। ठीक है, सबसे बड़ा आइसोलेशन है ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट में, तो इसका ध्यान कौन रखता है? सीरियलाइजेबिलिटी। ठीक है, या think of it like if two people update the same account at once, the final balance should be the same as if they updated one another after no data loss. फॉर एग्जाम्पल किसी ने सेम अपना डेटा अपडेट करा अकाउंट पे, तो मेक श्योर करना जिसने सबसे पहले किया उसका है, फिर उसके बाद है, ऐसा ना जिसने पहले किया वो बैठा हुआ है 5 मिनट तक कि उसका अपडेट ही ना हुआ है, नहीं। तो जिस तरीके से ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करेगा उसी तरीके से वो सीरियली अपडेट हुई। कौन ध्यान रखता है? सीरियलाइजेबिलिटी। पर्पस क्या है? टू मेंटेन करना डेटाबेस की कंसिस्टेंसी व्हेन मल्टीपल ट्रांजेक्शन रन एट द सेम टाइम। जब बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक बार में हो रहे होते हैं तो मेक श्योर करना कि डेटाबेस आपका कंसिस्टेंट रहे।
इट हेल्प्स प्रिवेंट प्रॉब्लम, में बहुत सारी प्रॉब्लम से बताता है, जैसे डर्टी रीड्स, लॉस्ट अपडेट्स, इनकंसिस्टेंट डेटा, विच वी डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। कुछ ही स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि होती क्या है टर्मिनोलॉजीज, बट हाँ भी मान लो कुछ होती है, ठीक है। एग्जाम्पल समझो। अब इसमें ना सीरियलाइजेबिलिटी के दो तरीके के शेड्यूल आते हैं, एक तो सीरियल शेड्यूल आता है, एक आता है कॉन्करेंट शेड्यूल। नाम से समझ में आ रहा होगा, सीरियल शेड्यूल मतलब एक के बाद एक आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब सबसे पहले ट्रांजेक्शन 1 आया, फिर ट्रांजेक्शन 2, फिर ट्रांजेक्शन 3, किसी ने ओवरलैप नहीं करा। बट जस्ट अपोजिट होता है हमारा कॉन्करेंट शेड्यूल। ये क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस ऑफ T1 एंड T2 आर मिक्स्ड। यहाँ पे मिक्स्ड हो जाता है, यहाँ पे ओवरलैपिंग आ जाती है। तो इन दिस कॉन्करेंट शेड्यूल गिव सेम रिजल्ट एज अ सीरियल वन, दिस इज अ सीरियलाइजेबल शेड्यूल। अगर इस कॉन्करेंट शेड्यूल जो होता है स्टिल आपको सेम रिजल्ट दे जो सीरियल शेड्यूल में था, तो हम क्या बोलते हैं कि भैया ये तो सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, ठीक है। टाइप्स होते हैं हमारे सीरियलाइजेबिलिटी के, सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, देन आती है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी क्या करती है, बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस ऑन सेम डेटा आइटम, मतलब एक डेटा आइटम पे एक ट्रांजेक्शन जो हम कर रहे हैं उस पर कितने कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, रीड राइट हो सकता है, राइट रीड राइट राइट। इफ नो साइकिल एग्जिस्ट इन द प्रेसिडेंस ग्राफ इट इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अब ये तो क्या है, ये मैंने आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस बताए। ये क्या बताए, ये आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस है, राइट। अब मैं इसको कैसे पहचानूं किसी में कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं। अगर कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रही है प्रेसिडेंस ग्राफ पे, प्रेसिडेंस ग्राफ मतलब जो एक के बाद एक जो ट्रांजेक्शंस हो रहे होते हैं, अगर उसमें नो साइकिल, कोई साइकिल नहीं बनी, मतलब कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो रही, यानी कि ये क्या है, ये तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। कॉन्फ्लिक्ट में कोई साइकिल फॉर्म नहीं होती। इजी टू चेक है, बहुत सारे डेटाबेसेस में यूज होते हैं। इजी टू चेक क्योंकि उसने बता दिया अगर नो साइकिल है तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, क्लियर। नेक्स्ट आता है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, बेस्ड ऑन व्हाट ट्रांजैक्शन सी, नॉट जस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स पे बेस्ड नहीं होता कि ट्रांजैक्शन ने क्या देखा, रीड राइट व्यूज पे। जैसे कंडीशंस आई, इनिशियल रीड्स आर सेम, रीड फ्रॉम हु रोट द वैल्यू रीड इज सेम, फाइनल राइट्स आर सेम, मतलब जिनने इनिशियल कमिट करे वो भी सेम है, जब राइट हुए वो भी सेम है, ऑलमोस्ट सब चीज सेम है। तो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी किस चीज पे फोकस करते हैं, व्यू पे। ये नहीं देखता कि कॉन्फ्लिक्ट हुए या नहीं हुए, उसका मेन फोकस किस पे होता है, व्यू पे। मोर जनरल, बहुत ज्यादा जनरल है बट हार्ड है टेस्ट करने में, ठीक है, इसलिए हम इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करते। बट हाँ, ऑल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स आर व्यू सीरियलाइजेबल। सारे कॉन्फ्लिक्ट वाले आपके व्यू तो हो जाएंगे, बट सारे के सारे व्यू आपके कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ठीक है, अभी आपने दीदी एक चीज बताई थी, जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता है तो उसको चेक करने का तरीका होता है, अगर प्रेसिडेंस ग्राफ में कोई साइकिल नहीं फॉर्म नहीं हो रही तो वो कॉन्फ्लिक्ट है। तो एक अच्छे तरीके से बता दो एग्जाम्पल की तरफ से कैसे हम उसको टेस्ट करें। मैं कश्यप, लिस्ट ट्रांजेक्शन, आइडेंटिफाई ऑल ट्रांजेक्शन। सबसे पहले सारे ट्रांजेक्शन लिस्ट डाउन कर लो कि T1 आ रहे हैं, T2 आ रहे हैं, T3 आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं सारे ट्रांजेक्शन लिख लो। फाइंड करो कॉन्फ्लिक्ट्स कि कौन रीड राइट है, राइट रीड है, कौन कौन राइट राइट है, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पहले फाइंड आउट करो, ठीक है। फिर उसका प्रेसिडेंस ग्राफ ड्रॉ करो, सीरियलाइजेबल ग्राफ भी बोलते हैं उसको, पहले हम उसका फिर वो ड्रॉ करना है। ईच ट्रांजेक्शन नोट, जो भी आपके जो ट्रांजेक्शन है क्या हो जाएंगे, आपकी नोट्स हो जाएंगी, ठीक है। नोट्स आपको पता है ये होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एजेस बोलते हैं, ठीक है। दिस इज नोट्स, ठीक है, एंड दिस इज एजेस, सॉरी थोड़ा, हाँ दिस इज एजेस। कॉन्फ्लिक्ट कब होगा, जब आपने जैसे टीआई ऑपरेशन है, ठीक है, आपने बनाई है टीआई टीजे, अगर टीआई का ऑपरेशन बाद हैपेंस बिफोर टीजे, जो आपका टीजे का ऑपरेशन होने से पहले टीआई का ऑपरेशन हो गया, ठीक है, बल्कि क्या है टीआई जो है बाद में होगा कब, टीजे के, अगर पहले हो गया तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अगर ये चीज हो रही है उसके बाद चेक करो साइकिल्स आपकी है या नहीं, अगर नो साइकिल तो सीरियलाइजेबल है, अगर साइकिल है तो नॉट सीरियलाइजेबल। तो दिस इज द स्टेप्स जो आपको फॉलो करने होते हैं फॉर द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी चेक के लिए, ठीक है। अब हम इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। नॉट सीरियलाइजेबल वाला पहले देखेंगे। जैसे आपकी दो ट्रांजेक्शन थी जिसमें एक बार रीड हुआ है, राइट हुआ है, रीड हुआ है, राइट हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, T1 T2 एंड T2 T1 साइकिल। क्या हुआ, जैसे कॉन्फ्लिक्ट था आपका T1 फिर T2, बट साइकिल बन गई T2 T1। आपकी जो ये साइकिल कैसे होगी, T2 T1 आपकी एक साइकिल बन रही है जो कि नहीं बननी चाहिए थी। दिस इज व्हाट, आपकी अगर साइकिल प्रेजेंट हो रही है तो वो क्या है, आपका सीरियलाइजेबल नहीं है, तो नॉट सीरियलाइजेबल हो जाएगा। क्योंकि जैसे T1 ने रीड करा है उसी टाइम पे T2 ने भी रीड कर दिया, और फिर सॉरी T1 ने जब राइट करा उसी टाइम पे T2 ने भी राइट करा। सेम गोज फॉर द एग्जाम्पल 2, सेम, उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि देख रहे हो स्टेज डिफर है। व्हाट आई वांट टू से, आपने थोड़ा ध्यान से देखा हो
यहाँ पे सेम हो रहा है, मतलब जब भी T1 रीड करे, जब भी T2 करे, जब भी T1 राइट करे, जब भी करे, तो क्या हो रही है, एक साइकिल फॉर्म हो रही है। तो साइकिल यानी कि वो नॉट सिलाइजेबल है। बट यहाँ पे देखो जो रीड हुआ है T1 ने वो A वाले पे करा है और T2 ने B वाले पे, तो यानी कि डिफरेंट डेटा, प्रॉपर डिफरेंट है, तो कोई साइकिल प्रेजेंट ही नहीं होगी। दिस इज व्हाट इज सिलाइजेबल। इंपॉर्टेंस क्या है सिलाइजेबिलिटी की? फर्स्ट, इंश्योर्स करेक्टनेस ऑफ कॉन्करेंट ट्रांजेक्शंस। मेक श्योर करना जो बहुत सारे ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं वो सही तरीके से हों। मेंटेन करो कंसिस्टेंसी एंड आइसोलेशन, जो आपको एसिड प्रॉपर्टी से बताया। प्रिवेंट करो एनॉमलीज ड्यूरिंग कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन, जो बहुत जब एक के बाद आपके ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं तो मेक श्योर करना एनॉमलीज से आप बचें। अलाउ सेफ कॉन्करेंसी, बेटर परफॉर्मेंस प्लस रिलायबिलिटी। सेफ कॉन्करेंसी कब होगी? जब परफॉर्मेंस बेटर होगी, रिलायबिलिटी होगी, वैलिडेशन होगा। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ serializability। आई होप आपको serializability वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट बढ़ते रिकवरेबिलिटी इन DBMS। Recoverability ensure that if one transaction T2 depends on transaction T1, then T2 commits only after T1 commits। अगर बाई चांस जैसे दो ट्रांजेक्शन है T2 एंड T1, T2 आपका फुल्ली डिपेंडेंट है T1 पे, तो T2 कब एग्जीक्यूट होगा? जब आपका T1 कमिट हो जाएगा, जब जाके T2 एग्जीक्यूट होगा। मतलब जिस ट्रांजेक्शन पे कोई ट्रांजेक्शन डिपेंड हो रहा है, जिस ट्रांजेक्शन पे कोई ट्रांजेक्शन डिपेंड हो रहा है, तो जो डिपेंड हो रहा है वो जब भी एग्जीक्यूट होगा जब उस पे जिस पे वो डिपेंड हो रहा है वो एग्जीक्यूट हो जाए। मतलब T2 किस पे डिपेंड हो रहा है? T1 पे। तो T1 जब एग्जीक्यूट हो जाएगा जब भी T2 आपका कमिट होगा, मतलब एग्जीक्यूट होगा। गोल क्या है? टू मेंटेन डेटाबेस कंसिस्टेंसी इवन इफ अ ट्रांजेक्शन फेल। मेक श्योर करना है कि आपकी डेटाबेस कंसिस्टेंट रहे, बाई चांस ट्रांजेक्शन फेल हो जाए बट स्टिल डेटाबेस कंसिस्टेंट रहे। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें, if T2 uses data written by T1, T2 should wait until T1 successfully commit। अगर T2 ट्रांजेक्शन ने कोई सा भी डेटा यूज करा है जो T1 ने लिखा है, तो मेक श्योर करना है T2 वेट करे जब T1 कंप्लीट हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो T2 भी एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके? क्या आ जाएगा कि एक के ऊपर एक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि ओवरलैपिंग वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी। कौन सी चीज आ जाएगी? ओवरलैपिंग वाली, जो चीज हमें नहीं करनी। रिकवरेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, अब हम ये समझ भी लेते हैं। इन DBMS many transactions run concurrently। बहुत सारे ट्रांजेक्शंस एक के बाद हो रहे होते हैं। इफ वन, एक के बाद भी हो रहे होते हैं और उस समय भी हो रहे होते हैं। इफ वन रीड्स अनकमिटेड डर्टी डेटा एंड कमिट्स बिफोर द अदर, रोल बैक बिकम्स अनसेफ। मैंने होता है ना, किसी ने अगर डेटा यूज करा है किसी ट्रांजेक्शन और वो पहले कमिट हो गए, तो रोल बैक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रोल बैक मतलब पिछली वाली स्टेज में जाना, क्योंकि अब कंफ्यूजन हो जाएगी। तो रिकवरेबिलिटी क्या इंश्योर करता है कि डेटाबेस कंसिस्टेंट रहे, कोई कैस्केडिंग अबाउट्स ना हो, केस नहीं कोई भी अचानक से आ जाए, मेंटेन करे हमारी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि स्पेशली कंसिस्टेंसी और ड्यूरेबिलिटी। तो रिकवरेबिलिटी हमारा ये मेक श्योर करता है। अब इसमें टाइप्स कौन कौन से होते हैं शेड्यूल्स में? रिकवरेबिलिटी में सबसे पहले होता है रिकवरेबल शेड्यूल और नॉन रिकवरेबल शेड्यूल। रिकवरेबल शेड्यूल के बोलते हैं T2 रीड्स डेटा फ्रॉम T1, T2 कमिट्स आफ्टर T1 कमिट्स। वही वाली चीज कि अगर T2 ने डेटा रीड करा है T1 से, तो T2 जब भी कमिट करेगा जब T1 कमिट कर जाएगा। सेफ एंड प्रेफर्ड है, मतलब T1 ने राइट करा है कमिट, तो T2 भी कमिट करेगा कब? जब आपका T1 कमिट कर देगा। तो दिस इज व्हाट रिकवरेबल शेड्यूल इज, राइट। अब आता है नॉन रिकवरेबल शेड्यूल में, T2 commits before T1 commits even though it depends on T1। Dangerous rollback not possible if T1 fail। T1 से उसने डेटा रीड करा था, बट T1 ने कमिट नहीं करा, उससे पहले T2 ने कमिट कर दिया। अब ये बहुत डेंजरस हो गया, रोलबैक वाली स्टेज यहाँ पे है ही नहीं पॉसिबल, क्योंकि डेटा मिक्सड अप हो गया। एग्जाम्पल समझो, जैसे T1 ने राइट करा, उसने अबॉर्ट कर दिया, उसने कमिट नहीं करा, बट T2 ने कमिट कर दिया, यानी कि T1 ने कमिट करा नहीं था और T2 ने कमिट कर दिया। अब रोलबैक नहीं हो पाएगा, ये नॉन रिकवरेबल है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैस्केडली शेड्यूल। ट्रांजेक्शन रीड ओनली कमिटेड डेटा। ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं सिर्फ कमिटेड डेटा यूज रीड करते हैं। जैसे T1 ने कमिट नहीं करा, तो ये कैस्केडली शेड्यूल पढ़ ही नहीं पाएगा। जो अब इसने T2 ने कमिट कर दिया, तो ये वाला रीड कर लेगा। प्रिवेंट कैस्केडिंग रोलबैक्स कंप्लीटली स्ट्रॉन्गर देन रिकवरेबल शेड्यूल। ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, क्योंकि वहां तो बाई चांस अगर अबॉर्ट हो गए तो वो रीड ही नहीं करते, वो सिर्फ कमिट वाले रीड करते हैं। जैसे देखो T1 ने कमिट तो T2 रीड्स ओनली आफ्टर T1 कमिट्स। कैस्केडलर T2 ने जब ही रीड करा जब T1 ने कमिट कर दिया। एक तो ये भी है, और प्लस दोनों का कमिट वाला डेटा हुआ है, तो ये क्या है आपका? कैस्केडलेस शेड्यूल है आपका। क्लियर। नेक्स्ट आता है स्ट्रिक्ट शेड्यूल। नाम से समझ में आ रहा है कुछ, तो ये स्ट्रिक्ट होगा। ट्रांजेक्शन कैन नॉट रीड और राइट डेटा अंटिल द लास्ट ट्रांजेक्शन दैट रोड इट कमिट। T1 है, T2 है, T1 ने अभी तक कमिट नहीं करा है, T1 ने अभी तक कमिट नहीं करा,
तो T2 ना रीड कर सकता है कोई डेटा, ना ही कोई डेटा राइट कर सकता है। उसको वेट करना पड़ेगा जब T1 कमिट कर जाएगा, सक्सेसफुली उसका डन हो जाएगा, जब ही T2 कर पाएगा। ठीक है, प्रिवेंट करते डर्टी रीड्स एंड कैस्केडिंग अबॉर्ट्स को, यूजली वाइडली प्रैक्टिस विद स्ट्रिक्ट टू फेस लॉगिंग। अभी डर्टी रीड्स क्या होते हैं, कैस्केडिंग अबाउट क्या है, स्ट्रिक्ट टू फेस लॉगिंग है, वी विल रीड इट। तो अभी सिर्फ टर्म्स समझ लो कि हाँ कुछ टर्म्स है, बट इन डेप्थ हम जब समझेंगे। स्टिक शेड्यूल बहुत ज्यादा बढ़िया है कि उसने बोल दिया कि भैया जब तक मैं नहीं कमिट करूंगा दूसरे को ना रीड करने दूंगा ना राइट करने दूंगा। एग्जाम्पल समझो, T1 ने कमिट कर दिया है, अब उसके बाद T2 रीड कर सकते हैं क्योंकि T1 ने कमिट कर दिया। बहुत ज्यादा सेफ है, कॉन्करेंसी को रिड्यूस करता है। हाई की क्या सबसे टॉप पे स्ट्रिक्ट आते हैं, मैंने बताया ना सबसे ज्यादा सेफ है। फिर कैस्केडलेस, फिर रिकवरेबल। नॉन रिकवरेबल हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वो तो भैया हमारी रिकवरेबिलिटी वाली जो डेड मतलब लाइन है, टैग लाइन है, उसी को ही फॉलो नहीं कर रहे, दैट्स व्हाई। That means every strict schedule is also cascadeless and recoverable, but cascadeless वाला recoverable होगा, but हर recoverable वाला cascadeless और strict ये possible नहीं है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या, इंश्योर करना करेक्टनेस हो कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन में। जब एक साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो मेक श्योर करना करेक्टनेस हो। प्रिवेंट करना एनॉर्मली डर्टी रीड्स, लॉस्ट अपडेट, पढ़ेंगे इसके बारे में। मेंटेन करना एसिड प्रॉपर्टी, स्ट्रिक्ट एंड कैस्केडलेस शेड्यूल, प्रिवेंट कैस्केडिंग रोलबैक, से भी पढ़ेंगे क्या होता है, डोंट वरी, कुछ ही स्लाइड्स के बाद आ जाएगी चीज, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक गलती हो गई, ये थोड़ा हमें पहले रखना चाहिए था जिससे आप पढ़ लेते, बट कोई नहीं यार, कोई नहीं, बट हाँ समझ में आ जाएगी। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है, रिकवरेबल शेड्यूल में स्टिल फेस कैस्केडिंग अबॉर्ट्स, कभी कभी आ जाते हैं क्योंकि बाई चांस किसी ने अबॉर्ट कर दिया और वो चला जाए, तो वो वाली चीज भी आती है। कैस्केडलेस एंड डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल्स रिड्यूस करती कॉन्करेंसी को कि भैया सही तरीके से वो कुछ भी गड़बड़ ना हो। हार्ड टू बैलेंस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी इन लार्ज सिस्टम्स, जब परफॉर्मेंस की बात आ रही होती है, बहुत बड़े डेटा की बात आ रही है, तो तब थोड़ा मुश्किल हो जाती है चीजें। तो दीज आर सम लिमिटेशंस। हाँ, तो रिकवरी फ्रॉम ट्रांजेक्शन फेलियर्स, अब भैया अब तो ट्रांजेक्शन फेल हो चुका, अब हम इस चीज से कैसे रिकवर करें। ठीक है, अब तो हम बीमार पड़ चुके हैं, अब हम कैसे रिकवर करें, वही वाली स्टेज है। When a transaction failed due to error or system crash, the DBMS store the database to a consistent state. जब ट्रांजेक्शन आपका फेल हो जाता है किसी एरर की वजह से, किसी सिस्टम पे क्रैश होने की वजह से, तो डीबीएमएस आपका जो ट्रांजेक्शन होता है उसको रोल बैक करके कंसिस्टेंट स्टेट पे ला देता है, जो ऑलरेडी जिस स्टेट पे भी होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकवरी फ्रॉम ट्रांजेक्शन फेलियर्स। रिकवरी क्या इंश्योर करती है कि ऐसी प्रॉपर्टीज फॉलो हो, मतलब एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, ड्यूरेबिलिटी तो ब्रोक ना हुई हो। इसलिए मैं बोलती हूँ ट्रांजेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एसिड प्रॉपर्टीज। अब कितने तरीके के ट्रांजेक्शन फेलियर्स होते हैं, कभी कभी लॉजिकल एरर आ जाता है, कॉज बाय प्रॉब्लम विद द ट्रांजेक्शन इटसेल्फ, खुद ही ट्रांजेक्शन करता है, जब हम ट्रांजेक्शन कोड लिख रहे होते हैं तो उसी में ही एरर आ जाता है। ठीक है, सिस्टम क्रैश, जैसे डिवीजन बाय जीरो, इनवैलिड इनपुट, लॉजिकल वर्ड। इनवैलिड इनपुट मतलब मैंने तो आपसे इंटीजर्स मांगे थे 2 3, आप क्या ये मुझे नेम ऐसे कैरेक्टर्स में दे रहे हो, ठीक, तो ये थोड़े इनवैलिड इनपुट। सिस्टम क्रैश, कोई पॉप फेलियर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्रैश हो गया, डीबीएमएस क्रैश हो गया, रैम ही चली गई, तो थोड़ा सिस्टम क्रैशेस की होता है। ट्रांजेक्शन एरर, अबॉर्ट स्पैरो, सिस्टम फोर्सेस टर्मिनेशन, मतलब अपने आप हो गई डेडलॉक वाली कंडीशन में प्रीवियस पढ़ी थी, वो कंडीशन आ गई कि टाइम आउट हो गई। होता है टाइमर चल रहा होता है कि आपको 5 मिनट में देनी है, अगर आप नहीं दे पाए ड्यू टू नेट इशू, तो वो ट्रांजेक्शन एरर्स होते हैं। डिस्क फेलियर, डेटा ऑन डिस्क बिकम करप्टेड और अनरीडेबल, हेड क्रैश, बैड सेक्टर, जब आपका डेटा डिस्क में वो कभी करप्ट हो जाता है, ठीक है, फाइल्स आप एग्जिस्ट नहीं कर पाते हो, तो वो आपके क्या है, डिस्क फेलियर की वजह से। तो ये कुछ आपके एरर्स होते हैं। एक और होते हैं आपके कम्युनिकेशन एरर्स, ऑकरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस व्हेन मैसेजेस आर लॉस्ट और नेटवर्क फेल्स, वही जो नेटवर्क फेल हो जाता है, ट्रांजेक्शन ही करवा रहे होते हो, तो ये कुछ हमारे क्या होते हैं, कुछ एरर्स होते हैं जो बाई चांस आते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि रिकवरी क्या होती है, कौन कौन से एरर्स आते हैं, तो इससे हमें रिकवरी कैसे करनी है वो भी हम देखते हैं। ट्रांजेक्शन लॉग, लॉग वाला जो मैं बोल रही थी वो चीज यहाँ पे आ गई। अ सीक्वेंशियल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अपडेट डन बाय ट्रांजेक्शंस, अब जैसे मैंने आज इस तारीख को ये वाला ट्रांजेक्शन करा, इसके बाद मेरे को ये करा, तो पूरा के पूरे एक हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है, तो उसी हिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, लॉग बोलते हैं, ट्रांजेक्शन लॉग, जो रिकॉर्ड रखता है आपके सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स का। कंटेन्स ट्रांजेक्शन आईडी, उसमें ट्रांजेक्शन आईडी भी होती है, आपके आईएफएससी कोड्स भी होते हैं, आई थिंक नहीं होते तो ठीक है, मतलब मुझे याद नहीं, बट हाँ ट्रांजेक्शन आईडी तो होती है, टाइमिंग होता है, कब हुआ है, किसने किया, लाइक पूरी। ऑपरेशन टाइप भी होते हैं कि रीड हुआ है, राइट हुआ है, ओल्ड वैल्यू क्या थी बिफोर चेंज, न्यू वैल्यू यूज टू रीड और एंटर, क्योंकि उसमें सब होती है ना कि भैया पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई, क्या रीड हुआ है या राइट हुआ है, सब कुछ होती है, एक तरीके से हिस्ट्री रख रहा होता है, जैसे गूगल में हिस्ट्री होती है, वैसे ट्रांजेक्शन में हिस्ट्री कौन रख रहा होता है, आपका लॉग रख रहा होता है, आप बोल सकते हो हिस्ट्री ट्रैकर है आपका। ठीक है,
बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखो लॉग होता ही है, ठीक है। चेक पॉइंट क्या होता है? मोमेंट व्हेन डीबीएमएस सेव्स द करंट स्टेट ऑफ द डेटाबेस एंड लॉग टू डिस्क हैज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लॉग स्कैन ड्यूरिंग रिकवरी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये थी, काफी गंदी दिख रही हूँ मैं, ठीक है, और ये मेरा घर है, घर अच्छे से बनाते हैं, छोटे में बहुत सीखा था मैंने घर बनाना, और ये थोड़ी सी ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये गोल, ये हाँ ये खिड़की, राइट, दिस इज माई होम, ठीक है। तो क्या है, मुझे मेरे घर वाले जहाँ से जाने, मेरा घर का रास्ता थोड़ा ऐसा से जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं छोटी छोटी बच्ची थी, मैं बहुत छोटी बच्ची थी, मैंने क्या करा, मैं गई, मैं अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ घर पे गई, ठीक है। अब मैं फिर से आ गई, ठीक है, सॉरी एग्जाम्पल में यहाँ से गई थी, मुझे याद हो गया था रास्ता, तो मम्मी पापा ने बोला कि बेटा खुद घर चले जाना, मैं कुछ काम से जाना, मैं कहा ठीक है। अब क्या हुआ, मैं घर गई यहाँ तक भी पहुंच गई, बस इसके आगे मैं भूल गई, क्योंकि इसके आगे भी और भी गलियां थी, मैं भूल गई। अब तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया एक चेक पॉइंट। अब मैं भूल गई, मैं वापस आई, ठीक है, मैं वेट करने लगी, फिर उन भैया को एड्रेस पता, वो भैया लेके गए, तो फिर वो मुझे यहाँ तक घर तक पहुंचा गए। तो मुझे क्या हुआ, अब मुझे जब करना होगा, जब भी मैं दोबारा जाऊंगी तो मैं भूलूंगी नहीं, अब मेरी मेमोरी में सेव हो गया, दिस इज माई चेक पॉइंट, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन्स में क्या होता है कि आपने एक बार स्कैन कर लिया पूरा, अब बीच में आपका कुछ क्रैश वगैरह आ गया, तो अब उसमें आपकी तो गलती नहीं है, तो आपने बता दी मैंने यहाँ तक इसको स्कैन कर लिया था। अब जब वो ठीक हो गया, अब आपको दोबारा स्कैन करना है, तो ये नहीं है कि आप दोबारा स्टार्टिंग से स्कैन करो, नहीं, आप उस चेक पॉइंट को पकड़ोगे, फिर वो स्कैनिंग करना आगे से प्रेफर करोगे, तो इससे क्या होता है, टाइम बचता है, ठीक है। अब आपको दोबारा पूरी स्कैन नहीं करना पड़े ना, अब आपको वहीं से आगे स्कैन करना पड़ा है, तो दिस इज व्हाट चेक पॉइंट इज। Next are the shadow paging. Keep two copies, current page and shadow page. Update happen on the shadow copy swapped only after commit. Ensures atomicity with minimal logging. Shadow paging में क्या होता है, दो कॉपीज होती है, एक तो करंट होती है और एक शेडो पेज होती है। शेडो कॉपी में क्या होता है, जब भी आपके रिजल्ट कमिट हो जाएंगे, जब भी उन चीज को स्वैप किया जाता है, अगर कमिट नहीं हुए तो यहाँ पे स्वैप नहीं किया जाता है, ठीक है। इंश्योर करता है एटॉमिसिटी हो, या तो हो पूरा या आपका कुछ भी ना हो, ठीक है, वही मिनिमल लॉगिंग के साथ। तो ये तो हमारी कुछ थी। अब आती है कुछ हमारी टाइप्स ऑफ रिकवरी टेक्निक्स। हमने पढ़ लिया क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अब दीदी हमें मेन ये भी तो बता दो ना, हमें रिकवर होने से कैसे बचना है। इमीडिएट अपडेट, चेंजेस आर रिटन टू द डेटाबेस बिफोर कमिट, इफ क्रैश ऑकर्स अनडू अनकमिटेड ट्रांजैक्शन, रीडू कमिटेड ट्रांजैक्शन। इमीडिएट अपडेट क्या होता है, जो चेंज आपके डेटाबेस में हुए हैं बिफोर द कमिटेड, मेक श्योर करना कि अगर कोई क्रैश हो गया उस टाइम पे तो अनडू कर दो, या तो रीडू कर दो। रीडू मतलब कमिट कर दो ट्रांजेक्शन कि हाँ पूरा हो चुका है, अनडू मतलब अनकमिट कर दो ट्रांजेक्शन। आपने डेटाबेस में कुछ चेंज किए, कमिट होने से जस्ट पहले जब भी क्रैश हो जाए, तो आप जब अनडू रीडू कर सकते हो। डिफरेड अपडेट, चेंजेस आर नॉट अप्लाइड अंटिल द ट्रांजेक्शन कमिट, जब तक चेंज अप्लाई नहीं किए जाएंगे जब तक ट्रांजेक्शन पूरा कमिट नहीं हो जाएगा। अगर क्रैश होता है तो कुछ भी अंडू करने की जरूरत नहीं है, अगर क्रैश आफ्टर कमिट होता है तो लॉक का अप्लाई करके रीडू कर लो, ठीक है, दैट्स इट। ये सबसे प्यारा होता है वैसे डिफरेड अपडेट। चेक पॉइंट अभी आपको मैंने बताया, यूज टू अवॉइड रीडिंग द एंटायर लॉग। एट चेक पॉइंट ऑल कमिटेड ट्रांजेक्शन आर रिलेटेड टू द डिस्क, ऑल लॉग्स बिफोर चेक पॉइंट आर नॉट नीडेड। तो मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन करा, आप एक बार पढ़ लेना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी है, मेन जो मैंने बताया वही है। तो क्या कुछ तरीके होते हैं आप जैसे बच सकते हो। रिकवरी प्रोसेस आफ्टर फेलियर, अब उसको प्रोसेस कैसे करेंगे जब हो चुका है। एनालिसिस फेज, आइडेंटिफाई विच ट्रांजेक्शंस वर एक्टिव एट द टाइम ऑफ फेलियर, लोकेट द लास्ट चेक पॉइंट। चेक करो कि एनालिस करो कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन टाइम एक्टिव थे जब क्रैश हुआ। जब बोलते हैं ना कि जब घर में चोरी हुई थी तो देखो क्या क्या चीजें हमारी चोरी हुई है ना, वही वाला चीज। तो वो ट्रांजेक्शन फाइंड आउट करो जो उस टाइम पे एक्टिव थे और उनका चेक पॉइंट चेक करो कि लास्ट टाइम वो कब थे। नेक्स्ट आता है रीडू फेज, रीअप्लाई चेंजेस ऑफ ऑल द कमिटेड ट्रांजेक्शन आफ्टर लास्ट चेक पॉइंट। जो चेंजेस अप्लाई हुए थे री अप्लाई कर दो कमिटेड ट्रांजेक्शन पे, जब उनके लास्ट चेक पॉइंट आपने चेक कर लिया कौन कौन से थे, अब वापस वो चेंज अप्लाई कर दो। अंडू फेज, रोल बैक ऑल अनकमिटेड ट्रांजेक्शन यूजिंग द ओल्ड वैल्यूज, अपने पुराने वाले ट्रांजेक्शन पे आ जाइए उनकी पुरानी वैल्यूज के साथ, ठीक है, क्योंकि आपको अंडू रीडू पता ही है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे T1 ने राइट करा, ये डेटा आइटम थे, ये ओल्ड और न्यू वैल्यू थी, सब सेम थी, बट T1 ने कमिट कर दिए, T2 ने राइट किया, बट T2 के कमिट होने से पहले ही क्रैश हो गया। अब क्या होगा, T1 तो कमिट हो चुका है तो T1 तो रीडू कर दो कि भैया आपकी जो चीजें थी वो होने दो। T2 कमिट नहीं हुआ है तो T2 को अंडू करना पड़ेगा, यानी कि जो डेटा आइटम था, जो ओल्ड और न्यू वैल्यू थी, वही उसको रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि T2 तो कमिट नहीं हुआ ना भाई साहब, और T2 कमिट होने से पहले ही आपका क्रैश हो गया। टाइप्स ऑफ फेलियर्स एंड रिकवरी एक्शंस। फेलियर, ट्रांजेक्शन एरर है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, रोल बैक कर लो, ठीक
ठीक है। सिस्टम क्रैश हुआ है तो लॉग्स के यूज करके रीडू अंडू कर लो। डिस्क फेलियर है, रीस्टोर करो बैकअप से, आपकी बैकअप होने चाहिए, फिर अप्लाई करो लॉग्स, ठीक है। कम्युनिकेशन फेल है तो रीस्टार्ट करो या रीडू करो इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन। बता भी दिया अगर किस टाइप का ट्रांजेक्शन है तो आपको क्या चीज करनी चाहिए। अब इसके एडवांटेजेस के एटॉमिसिटी मेंटेन रहती है, या तो कुछ भी ना करो या सब कुछ कर दो। इंश्योर्स रहती है ड्यूरेबिलिटी, डेटा आपका सेफ रहता है। कीप करो कंसिस्टेंसी, कोई पार्शियल अपडेट्स नहीं होते, ऐसे नहीं आपका डेटा बीच में रह गया, या तो पूरा होगा या नहीं होगा। हैंडल करो सिस्टम क्रैशेस ऑटोमेटिकली। अब आप अपने जो सिस्टम क्रैश है उसको आसानी से हैंडल कर सकते हो ऑटोमेटिकली। लिमिटेशंस क्या है, लॉगिंग एंड चेक पॉइंटिंग एट परफॉर्मेंस ओवरहेड, थोड़ी सी अब बीच में चीजें आ जाती है ना तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस इशू पे इम्पैक्ट आता है। डिस्क फेलियर कैन स्टिल कॉज परमानेंट लॉस की बैकअप एपिसोड है ना। डिस्क फेलियर में आपको क्या जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा बैकअप की जरूरत पड़ती है। अगर बैकअप बहुत पुराना है तो पूरा का पूरा डिस्क फेल हो जाएगा। रिकवरी टाइम कैन बी लॉन्ग फॉर लार्ज डेटाबेस, अगर डेटाबेस बहुत बड़ा है तो रिकवरी टाइम भी बहुत ज्यादा लग सकते हैं। बोलते हैं जितना बड़ी चीज उतना ही बड़ा टाइम, वो ठीक है। कुछ हमारी रिकवरी टेक्निक्स थी। अब बढ़ते हैं लॉग बेस्ड रिकवरी पे। लॉग बेस्ड रिकवरी इंश्योर्स एटॉमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी इन डीबीएमएस। अब आपको पता है उनका मीनिंग क्या है। अ लॉग इज अ सीक्वेंशियल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ऑपरेशन डन बाय ट्रांजैक्शंस। लॉग भी पता है अब आपको क्या होता है, यूज्ड टू रीडू कमिटेड ट्रांजैक्शन एंड अनडू अनकमिटेड ट्रांजैक्शन आफ्टर कैश। आपको रीडू अनडू भी पता है। लॉग के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, हर एक लॉग में एंट्री होगी, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है लॉग में क्या क्या एंट्री होती है। सबसे बड़ी ट्रांजेक्शन आईडी होती है, फिर ऑपरेशन टाइप होता है कि रीड हुआ है, राइट हुआ है, कमिट हुआ है, अबाउट क्या हुआ है, उसका टाइप क्या है, स्टेज क्या है, क्या डेटा आइटम था, क्या ओल्ड वैल्यू थी, क्या न्यू वैल्यू थी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, मार्क कर लो। रिकवरी फेसेस अभी हमने पढ़े थे, एनालिसिस, रीडू, अंडू, वो चीज मुझे तो एक्सप्लेन करने की नीड है बिकॉज आपको क्लियर है। टाइप्स लॉग बेस्ड अपडेट के अभी हमने पढ़े थे। डीफ्रेड अपडेट सबसे बेस्ट होता है कि हमारा जब ही अपडेट करता है जब हमारा कमिट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई अंडू की जरूरत नहीं पड़ती, अगर रीडू करना पड़ता है तो आप वो कर सकते हो। नो अंडू नीडू, क्लीन रिकवरी, ये भी हमने जस्ट पढ़ा है। इमीडिएट अपडेट आपको पता है यहाँ पे जो अपडेट्स होते हैं वो बिफोर क्रैश हो गया तो आपको अंडू भी करना पड़ेगा, रीडू भी करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों अंडू रीडू की नीड होती है। अब बात करते हैं राइट अहेड लॉगिंग एंड चेक पॉइंट्स की। एंश्योर सेफ रिकवरी इन केस ऑफ फेलियर, ये क्या इंश्योर करते हैं कि सेफ रिकवरी हो अगर फेलियर हो चुका है। रूल्स क्या होते हैं, बिफोर एनी डेटाबेस अपडेट राइट इट्स लॉग रिकॉर्ड टू स्टेबल स्टोरेज। अगर कभी डेटाबेस जब अपडेट होता है तो उसका जो लॉग है वो अपने स्टोरेज में सेफ रखो, ठीक है, क्योंकि बैकअप लेना है तो आप उधर से ही लोगे। बिफोर अ ट्रांजेक्शन कमिट, ट्रांजेक्शन कमिट होने से पहले सारे रिकॉर्ड्स आपके सेफली स्टोर्ड होने चाहिए। गारंटी इनफ इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट होनी चाहिए लॉग में जिससे आप अंडू रीडू कर पाओ। तो कुछ आपके बता रहे जो आपको फेलियर से पहले स्टेप्स लेने चाहिए कि आपका बैकअप होना चाहिए, आपकी लॉग फाइल पूरी की पूरी जब कमिट हो रहा है उससे पहले ओल्ड और न्यू वैल्यू में होनी चाहिए, ठीक है, और सेफली स्टोर्ड होनी चाहिए क्योंकि आफ्टर फेलियर इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती है। Example, if system crashes after T1 commit and T2 has not redo, T2 has not, अगर T1 commit हो गया उसके बाद आपका क्रैश हुआ है तो आप T1 से रीडू कर सकते हो और T2 से अनडू कर सकते हो, पर कब कर पाओगे, जब आपके पास लॉग फाइल ढंग से स्टोर होगी, बैकअप होगा, जब ही आप कर पाओगे ये सब चीजें। क्लियर। एडवांटेज क्या है, एटॉमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी मेंटेन रहती है। एनेबल बोथ अनडू एंड रीडू ऑपरेशंस, इंश्योर सिस्टमैटिक क्रैश रिकवरी। लिमिटेशंस के एक्स्ट्रा डिस्क लग रही होती है, परफॉर्मेंस ओवरहेड हो जाता है। लार्ज लॉग कंज्यूम मोर स्पेस एंड इंक्रीज रिकवरी टाइम, अगर बड़ा आपकी डेटाबेस रिकवरी है तो बहुत ज्यादा लॉग स्पेस जाता है और रिकवरी टाइम भी इंक्रीज हो जाता है। बैकअप की स्टिल नीड होती है, अगर डिस्क फेल हो जाए तो आपको बैकअप लॉग करना पड़ता है। चेक पॉइंट क्या है, जस्ट अभी मैंने बताया था। A checkpoint is a synchronization point between the database and the log file. Synchronization है, यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो। All updates in memory are written to disk and a checkpoint record is added to the log. सारे के सारे अपडेट्स आपकी मेमोरी में तो होते हैं बट चेक पॉइंट भी होता है, बाई चांस अगर हो जाए तो आपको पूरे स्कैन करने की नीड है, चेक पॉइंट से आगे बढ़ सकते हो। इट इंश्योर डीबी आपका कंसिस्टेंट है विद द लॉग अप टू दैट डेट पॉइंट। पर्पस के चेक पॉइंट का रिड्यूस करें रिकवरी टाइम आफ्टर कैश सो दैट आपको पूरा स्कैन ना करना पड़े, वहीं से कर लो। अवॉइड करो स्कैनिंग के इंटायर लॉग, वही प्रोवाइड करो रीस्टार्ट पॉइंट फॉर रिकवरी। रिकवरी के बाद एक रीस्टार्ट पॉइंट भी होना चाहिए कि स्टार्टिंग से नहीं करना पड़ रहा आपको। हाउ चेक पॉइंट्स वर्क, चेक पॉइंट काम कैसे करते हैं, पॉज ट्रांजेक्शंस ब्रीफली, जो सारे ट्रांजेक्शंस हो रहे होते हैं उसको पॉज कर देता है क्योंकि फिर वो लॉग फाइल में ऐड होंगे तो वो चीजें समझ नहीं आती। राइट ऑल लॉग रिकॉर्ड्स इन द मेमोरी, सारे लॉग रिकॉर्ड सकते हैं। मॉडिफाई करते हैं डर्टी पेजेस को, एड चेक पॉइंट एंट्री टू दी लॉग, जहां तक वो पहुंच गया हो तो उस पर वो मार्क कर देता है कि भाई ये क्या है, ये आपका चेक पॉइंट है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। फिर उसके बाद रिज्यूम कर देता है ट्रांजेक्शंस। रिकवरी के टाइम पे क्या होता है, स्टार्ट करते हैं हम लास्ट चेक पॉइंट से, फिर रीडू अंडू जो भी ऑपरेशन लगाने होते हैं हम लगा देते हैं। देखो बहुत ईजी है,
मजे मजे में अगर पढ़ोगे ना, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ फ्लो में, तो समझ में आते जाएंगे सारी चीजें। क्लियर? अब टाइप्स भी होते हैं चेक पॉइंट्स के। सबसे पहले आता है कंसिस्टेंट चेक पॉइंट। फुल्ली सिंक्रोनाइजेशन रिकवरी स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम चेक पॉइंट। पूरे सिंक्रोनाइज होते हैं, आपकी जो रिकवरी कहाँ से स्टार्ट होती है, जो आपका चेक पॉइंट होता है डायरेक्टली वहां से स्टार्ट हो जाती है। फजी इनकंसिस्टेंट चेक पॉइंट क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन्स कंटिन्यूअसली रन कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस बढ़ रही होती है, जब ट्रांजेक्शन्स रन कर रहे होंगे तो लॉग में भी ऐड हो रहा होगा, तो रिकवरी जो होती है एक्स्ट्रा लॉग्स भी ले लेती है बिफोर चेक पॉइंट। जो मैंने बोला लॉग्स में भी ऐड हो रहा होगा तो रिकवरी में भी वो चीज ऐड हो जाती है। एडवांटेज इसके फास्टर क्रैश रिकवरी होती है, रिड्यूस होता है डाउन टाइम और सिंप्लीफाई करती है रिकवरी प्रोसेस को। लिमिटेशंस क्या है, राइटिंग ऑल डर्टी पेजेस कैन स्लो परफॉर्मेंस। व्हाट डर्टी पेजेस इज, वेट जस्ट फॉर अ टाइम, कुछ ही टाइम में पता चलेगा। टू फ्रीक्वेंट चेक पॉइंट्स ओवरहेड, टू चेक पॉइंट्स लॉन्ग रिकवरी टाइम, बहुत ज्यादा भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हो तो टाइम लगता है इन शॉर्ट। ठीक है, तो आई होप आपको चेक पॉइंट्स भी क्लियर होगा। फिर बात करते हैं हम डेडलॉक, जो कि हम प्रीवियस उसमें पढ़ के आ चुके हैं, बट कोई बात नहीं, हम एक बार और अच्छे से समझेंगे कि हमारे डेड पॉइंट क्या होता है, मतलब सॉरी डेडलॉक क्या होता है, नॉट डेड पॉइंट, इट्स डेडलॉक। ठीक है, तो डेडलॉक कब होता है हमारा, व्हेन टू और मोर ट्रांजैक्शन वेट फॉर ईच अदर लॉक्ड रिसोर्सेज सो नन ऑफ देम कंटिन्यू। जब आपके पास एक ट्रांजैक्शन, चलो एग्जांपल समझते हैं, जैसे T1 लॉक रिसोर्स A एंड T2 लॉक रिसोर्स B। T2 ने B कर रखा है और T1 ने A। अब T1 ने A लॉक कर रखा है और T2 ने B, तो T1 किसका वेट करेगा, B का करेगा, और T2 किसका करेगा, A का करेगा। बट दोनों ने ही एक दूसरे के रिसोर्सेज लॉक कर रखे हैं, तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं डेडलॉक। मतलब जो ट्रांजेक्शन दूसरों के भी रिसोर्सेज को लॉक कर लेते हैं सो दैट कोई भी आगे ना बढ़ पाए, इसी ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसी ट्रांजेक्शन को डेडलॉक बोलते हैं। अब कब डेडलॉक आते हैं, ऐसे नहीं कभी भी आ जाते हैं, कुछ कंडीशंस होती है और ये कंडीशंस मेक श्योर आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगर डेडलॉक पूछे जाते हैं तो सबसे पहले उसकी कंडीशंस की पूछी जाती है, प्रिवेंशन की बात तो बाद में आती है, सबसे पहले कंडीशन की बात आती है, जिसको हम कॉफमैन कंडीशंस भी बोलते हैं। Deadlock occurs only when all four of these conditions happen together. ऐसे नहीं सिर्फ एक कंडीशन पे ही आएगा डेडलॉक, नहीं, जब चारों की चारों कंडीशंस एक साथ आ जाएंगी जब ही डेडलॉक आता है। सबसे पहले आता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। रिसोर्सेज कैन बी हेल्ड बाय ओनली वन ट्रांजेक्शन एट अ टाइम। जो रिसोर्सेज है सिर्फ जैसे T1 ने ही हेल्ड कर रखे, T2 ने नहीं करा, सिर्फ T1 ने ही कर रखा है, तब भी तो T2 आगे नहीं बढ़ पाएगा ना, क्योंकि T2 के रिसोर्स तो T1 के पास है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। होल्ड एंड वेट आर ट्रांजेक्शंस होल्डिंग वन रिसोर्स व्हाइल वेटिंग फॉर द अदर्स। एक ट्रांजेक्शन ने होल्ड तो कर रखा है बट औरों का वो वेट कर रहा है कि वो बढ़े, तो ये भी क्या है, होल्ड एंड वेट कंडीशन। नो प्रीएम्पशन, रिसोर्स कैन नॉट बी फोर्सफुली टेकन अवे फ्रॉम अ ट्रांजेक्शन। आप किसी से फोर्सफुली ले भी नहीं सकते। जैसे T1 ने ए ट्रांजेक्शन लॉक कर रखा है बट T2 को चाहिए और T2 बोले कि भैया मुझे दे दे, जबरदस्ती करो, नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नो प्रीएम्पशन। सर्कुलर वेट, ट्रांजिशन वेटिंग इन अ सर्कुलर चेन, T1 T2 T3 T1, लाइक T1 ये है, T2 ये है, T3 ये है और लॉट फ्री के T1 पे आ गए, तो ये क्या सर्कुलर में एक वेट हो रहा है, चेन में वेट हो रहा है, तो ये भी क्या डेडलॉक की कंडीशन है। इफ वी ब्रेक एनी वन ऑफ दीज कंडीशन डेडलॉक कैन बी अवॉइडेड। मैंने बताया ना, सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ एक भी, मतलब एक कंडीशन तो डेडलॉक आ जाएगा, दो है तो भी आ जाए, तीन है तो भी आ जाए, नहीं, जब चारों एक साथ होंगी जब भी आएगा। बट अगर आप इसमें से कोई सी भी एक हटा दो तो डेडलॉक नहीं आएगा। ओके, मेथड्स के डेडलॉक हैंडलिंग के, अब आपको पता चली कंडीशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोली, पूछी जाती है। बिफोर आपके जो मेथड्स होते हैं उनसे प्रिवेंशन से पहले कंडीशंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मेथड्स कौन से होते हैं, सबसे पहले डेडलॉक प्रिवेंशन। स्टॉप डेडलॉक बिफोर इट हैपेंस बाय ब्रेकिंग वन कॉफमैन कंडीशन। डेडलॉक प्रिवेंशन के एक कंडीशन अगर आप तोड़ दोगे तो नहीं होगा, तो वही कंडीशन तोड़नी है। अब इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स आती है, वेट डाई, नॉन प्रीएम्प्टिव, यूज करो टाइम स्टैम्प, ओल्डर ट्रांजिशन कैन वेट फॉर यंगर, यंगर इज अबाउट इफ इट वेट्स फॉर ओल्डर। यहाँ पे टाइम स्टैम्प लगा दो, जैसे T1 के लिए बोल दिया कि आपको 5 सेकंड में एग्जीक्यूट होना है, T2 को बोल दिया आपको 2 सेकंड में होना है, तो आपने टाइम स्टैम्प बता दिया। अगर इसी टाइम स्टैम्प में हो रहे तो बढ़िया। अब जैसे T1 हो रहे उसी बीच में T2 आ गया है, तो ऐसा नहीं है, T2 को भी वहां पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि भैया T1 जल्दी हो जाए। ठीक है, बट अगर जो यंगर वाले वो अबॉर्ट कर सकते हैं अगर वो ओल्डर के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली किसका खेल होता है, यहाँ पे बेसिकली खेल होता है आपके टाइम स्टेम्स का। ठीक है, तो आपने बेसिकली टाइम स्टेम्स दे दिया है कि जैसे प्रेजेंटेशन में होता है ना, 5 मिनट में आपको अपनी प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करनी है, तो यही वही वाला केस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाउंड ब्रेन प्रिवेंटिव। ओल्डर ट्रांजेक्शन कैन वाउंड यंगर वन टू टेक रिसोर्स, यंगर कैन वेट फॉर ओल्डर। जो पुरानी ट्रांजेक्शंस हैं वो क्या बोल सकते हैं यंगर वाले को कि भैया मुझे आप अपने रिसोर्स दे दो, बट जो यंगर वाले उनको वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो छोटे, बड़ों की बात माननी पड़ेगी, बट बड़े ले सकते हैं। दिस इज वाउंड वेट।
नेक्स्ट आता है रिसोर्स ऑर्डरिंग, फिक्स एंड ऑर्डर ऑफ एक्वायरिंग रिसोर्सेज लेने का ऑर्डर फिक्स कर दो कि पहले भैया T1 लेगा, फिर उसके बाद T2 लेगा, मतलब एक बार जब ऑर्डर फिक्स्ड हो जाएगा तो भी दिक्कत नहीं होगी। इफ एवरीवन फॉलो सेम ऑर्डर सर्कुलर वेट अवॉइड हो जाएगा, सबने एक साथ जैसे बोला गया जिस ऑर्डर में बोला गया उसमें फॉलो करा तो सर्कुलर वेट वाली कंडीशन हट जाएगी, ठीक है। तो दिस इज रिसोर्स ऑर्डरिंग। एडवांटेज के डेडलॉक कभी होगा ही नहीं, मे कॉज स्टार्वेशन, सम ट्रांजेक्शन कीप गेटिंग रोल्ड बैक, बाबा बाबा वो वापस आ रहे हैं, तो बट कुछ भी आपका डेडलॉक वाली कंडीशन नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है डेडलॉक अवॉइडेंस, गोल क्या, अलाउ ट्रांजेक्शन टू रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फ्रीली बट कीप सिस्टम इन अ सेफ स्टेट। अलाउ करना ट्रांजेक्शन को कि वो अपने रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं फ्रीली, बट सिस्टम हमारा सेफ स्टेज में होना चाहिए, क्योंकि अभी तक क्या था कि वो रिसोर्सेज के लिए नहीं कर सकते थे फोर्सफुली, बट अब वो बोल रहे हैं आप रिक्वेस्ट कर सकते हो बट हमारे सिस्टम को सेफ रहने देना। इसमें टेक्निक्स कौन सी आती है, बैंकर्स एल्गोरिथम बहुत ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस बैंकर्स एल्गोरिथम, मतलब क्वेश्चन आता है इवन आई सो इन योर एग्जाम जो प्रीवियस आए थे, एक्सप्लेन बैंकर्स एल्गोरिथम, ठीक है, तो आपको वहां बैंकर्स एल्गोरिथम एक्सप्लेन करनी होगी। बैंकर्स एल्गोरिथम में क्या है, ईच ट्रांजेक्शन डिक्लेयर्स मैक्सिमम रिसोर्स नीड इन एडवांस, वो पहले से बता देते हैं, जैसे हम होते हैं ना, हम मम्मियों को बोल देते कि मम्मी मैं सिर्फ 2 परांठे ही खाऊंगे, 2 रोटी ही खाऊंगा, ठीक है, तो आपने क्या बता दिया, एडवांस में वो चीज बता दी। तो कुछ ट्रांजेक्शन बता ही देते हैं, जैसे T1 ने बता दी मुझे इस रिसोर्स की जरूरत है, उसने एडवांस में बता दिया। सिस्टम गिव्स रिसोर्स ओनली इफ सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट, सिस्टम कब रिसोर्स देगा, जब उसको लगेगा कि नहीं सेफली जा रहा है, ठीक है दे देता हूँ। सेफ स्टेट, एटलीस्ट वन ऑर्डर एग्जिस्ट वेयर ऑल ट्रांजेक्शंस कैन फिनिश, सेफ स्टेज क्या होती है, एटलीस्ट वहां पे एक ऑर्डर एग्जिस्ट करना चाहिए जब सारे ट्रांजेक्शन फिनिश हो जाएंगे, मतलब ऑर्डर पहले से ही ले लेते हैं, वो जो होते हैं ना कैटरिंग वाले होते हैं, हम पहले से उन्हें ऑर्डर दे देते हैं, लाइक वही वाला हिसाब किताब है कि आप पहले से ऑर्डर दे दो, आप एडवांस में दे दो, आपको मिल जाएगा रिसोर्स, बट आई वांट कि जब सारे ट्रांजेक्शन हो रहे तो एटलीस्ट एक ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, जिससे मैं नेक्स्टली उसको रिसोर्स दे पाऊँ। एडवांटेज के अवॉइड कर दो कि डेडलॉक को डायनामिकली, डिसएडवांटेज के मैक्सिमम डिमांड भी आ सकती है कभी कभी, और बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस पे भी असर आ सकता है, ठीक है, बट बहुत ज्यादा फेमस है ये, बहुत ज्यादा फेमस है, बैंकर्स एल्गोरिथम बहुत ज्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट है डेडलॉक डिटेक्शन रिकवरी के लिए, अलाउ करो डेडलॉक्स को टू ऑकर बट डिटेक्ट एंड फिक्स देम, आप अलाउ कर दो कि ठीक है भैया डेडलॉक आ रहा है आने दो, बट जब आए तो आप उसको फिक्स भी कर पाओ। जैसे यूज वेट फॉर ग्राफ, नोट्स आपकी ट्रांजेक्शंस होंगी, वही वाला जो TI वेट कर रहा है TJ के रिसोर्स के लिए, जो हमने करा था ना उधर, जो TI है वो किसके रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, TJ के लिए, अगर साइकिल बन रही है तो डेडलॉक है, नो साइकिल तो नो डेडलॉक। अब आपने डिटेक्शन वाला मेथड अपनाया, क्या आपने वेट फॉर ग्राफ से डिटेक्शन वाला मेथड अपना लिया, बट उसकी रिकवरी कैसे होगी, रिकवरी देखते हैं। अबाउट वन और मोर ट्रांजेक्शन टू ब्रेक साइकिल, आप एक या एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन को अवॉइड कर दो अभी के लिए, ठीक है, जिससे साइकिल ब्रेक हो जाएगी। चूज विक्टिम बेस्ड ऑन लीस्ट को स्लोएस्ट प्रायोरिटी लेस प्रोग्रेस, वो वाला आप ट्रांजेक्शन लो जिसकी कॉस्ट कम है, प्रायोरिटी कम है और प्रोग्रेस भी ज्यादा नहीं है, तो उसको आप हटा सकते हो। रोल बैक विक्टिम ट्रांजेक्शन, ठीक है, अब वापस जो आया फिर आप उनको रोल बैक कर लो, मतलब आपके पास अगर मैं बोलूँ इन शॉर्ट कि अगर आपको रिकवरी के लिए करना है, अगर आपको रिकवरी लेनी है डेडलॉक से, तो आपको एक या एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स को हटाना पड़ेगा जिससे आपकी साइकिल टूट जाए। क्लियर, इस एडवांटेज क्या, इजी है इम्प्लीमेंट करने में, कोई टफ नहीं है। सम वर्क वेस्टेड ड्यू टू रोलबैक्स यानी कुछ टाइम वेस्ट वगैरह हो जाते हैं, कुछ वर्क वेस्ट हो जाता है, बट ठीक है। नेक्स्ट आता है डेडलॉक इग्नोरेंस, जस्ट इग्नोर इट, नाम से ही पता चल रहा है, वो भी बोल रहा है गोल क्या, इग्नोर करना। सम सिस्टम्स लाइक यूनिक्स विंडोज एज्यूम डेडलॉक्स आर रेयर, बहुत रेयर होते हैं, तो लेट यूजर प्रोग्रामर हैंडल मैनुअली, जो यूजर होते हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं, जो कोड लॉजिक लिख रहे हैं उन्हीं को हैंडल करने दो, ठीक है, हम क्यों करें, रेयर होते हैं तो हम मजे से लेंगे, ठीक है। एडवांटेज क्या, नो ओवरहेड, कोई परफॉर्मेंस का दिक्कत नहीं आती, रिस्की होता है क्रिटिकल डीबी सिस्टम के, क्योंकि आपने पूरा का पूरा यूजर प्रोग्रामर पे डाल दिया, बाई चांस वो भूल गया, बाई चांस वो डिटेक्ट नहीं कर पाए तो डीबी पे ही डायरेक्ट असर जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डेडलॉक। डेडलॉक में हमने प्रीवियस 3rd यूनिट में भी बात करी थी, तो आई होप डेडलॉक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं है। बट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, विच वी ऑल्सो कॉल DDBMS. A distributed database is a collection of logically related databases stored in different physical locations connected through a network. जैसे मैंने जब ये डिटेल में वीडियो बनाई थी उस टाइम पे मैंने ये एग्जांपल लिया था, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, सामने वाला इधर एक और बैठा है मेरा फ्रेंड, एक और मेरा फ्रेंड इधर बैठा है, ठीक है। अब बाई चांस क्या है
कि हम लोग डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ डेटा मेरे पास है, कुछ डेटा मेरे इधर वाले फ्रेंड के पास है, कुछ डेटा मेरे इधर वाले फ्रेंड के पास है, बट हम तीनों को एक दूसरे का डेटा पता होना चाहिए किस पे क्या काम कर रहे हैं, सो दैट कोई बंदा किसी और के काम पे ना करे, ओवरलैपिंग वाला इशू बच जाए, ठीक है। अब उसके लिए हमें किससे कनेक्ट होना पड़ेगा? थ्रू अ नेटवर्क, ठीक है। हमारे पास नेटवर्क होना चाहिए, जब तो हम कनेक्ट हो पाएंगे। तो यही बोला गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एक कलेक्शन होता है लॉजिकली रिलेटेड डेटाबेस का, जो कि डिफरेंट लोकेशंस में। ऐसा तो अभी तो मैंने सिर्फ एक रूम में बताया, बाई चांस मैं दिल्ली में हूँ, वो वाला पुणे में है और वो वाला भाई साउथ में बैठे गई है ना, तो डिफरेंट लोकेशंस है, बट आपका किससे वो कनेक्टेड है? नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। A distributed database management system manages the database and provides a single system view to the user, so users feel they are working on one database, not many. तो इसी चीज को ध्यान रखने के लिए डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने क्या बनाया? एक ऐसा इंटरफेस बनाया जिससे यूजर को लगे कि हम सेम डेटा पे काम कर रहे हैं, अलग अलग पे नहीं काम कर रहे। तो जो मुझे दिखेगा वही उसको दिखेगा, राइट? जैसे आप अगर कोड वगैरह करते होगे तो हम क्या करते हैं गिटअप पे, आई होप अगर आप थोड़ा समझ पाओ, तो गिटअप पे वो बनाते हैं जिससे क्या वो सब चीज को पता चल रहा होता है कि अच्छा इसने ये चेंज किया, इसने ये चेंज किया, तो सब पे सेम चीज रिफ्लेक्ट होती है, जिससे उन्हें ये ना लगे कि आप डिफरेंट पे काम करो, नहीं आप एक ही पे कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज। उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, जो अभी हमने देखा, अगर पता नहीं चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, ट्रांसपेरेंसी रखने की। नहीं आप बहुत सारे उस पर ऐसे लगेगा हम बहुत सारे डेटाबेस पे काम कर, नहीं आप एक ही डेटाबेस पे काम कर रहे हो। तो फर्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी। यूजर डोंट नीड टू नो वेयर डेटा इज स्टोर्ड, कहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है मतलब नहीं होना चाहिए। रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी, यूजर डोंट नीड टू नो हाउ मेनी कॉपीज एग्जिस्ट, कितनी कॉपीज बन रही है। फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी, यूजर डजंट नीड टू नो हाउ डेटा इज डिवाइडेड, किस तरीके से डेटा डिवाइड किया जा रहा है। ऑटोनॉमी, ईच साइट कैन मैनेज इट्स ओन डीबीएमएस एंड लोकल ट्रांजैक्शंस, हर साइट अपने खुद का डेटाबेस मैनेज करेगी और वहां के जो ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं वो। हेट्रोजेनिटी, डिफरेंट साइट्स कैन यूज डिफरेंट डीबीएमएस हार्डवेयर डेटा मॉडल, अगर डिफरेंट साइट्स है तो वो अपना खुद के डिफरेंट डेटाबेस हायरार्की हार्डवेयर डेटा मॉडल्स यूज कर सकते हैं। रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, वन साइट फेल अदर कंटिन्यू वर्किंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एक साइट फेल होगी तो बाकियों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अपना काम कर रही है। स्केलेबिलिटी, न्यू साइट्स कैन बी एडेड इजीली विदाउट रीडिजाइन, आपकी नई साइट्स भी ऐड हो सकती है बिना किसी रीडिजाइन के, क्योंकि ऑलरेडी वो साइट्स एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो उसी बेस पे आप थोड़ा बना लोगे। अब कुछ टाइप्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के। सबसे पहला तो होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑल साइट्स यूज द सेम डीबीएमएस स्कीमा एंड स्ट्रक्चर। होमोजीनियस मतलब सेम, आपने पढ़ा भी होगा छोटे हुए। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या मतलब होता है? सेम। तो यहाँ पे सब कुछ आपका डीबीएमएस हो गया, आपका स्कीमा हो गया, आपके स्ट्रक्चर सब सेम होता है। इजी टू मैनेज एंड क्वेरी। हेट्रोजीनस में क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि सब कुछ क्या होता है? डिफरेंट होता है, आपका स्कीमा भी डिफरेंट है, डीबीएमएस मॉडल सब डिफरेंट है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है बट हार्डर टू मैनेज क्योंकि सब डिफरेंट है। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक कौन कौन सी होती है? रेप्लिकेशन, सेम डेटा कॉपीड इन मल्टीपल साइट्स। हाँ आपने देखा होगा हर मल्टीपल साइट्स पे सेम डेटा कॉपी हो रहा होता है, तो हाई रिलायबिलिटी, सिंक्रोनाइजेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। फ्रेगमेंटेशन मतलब डेटा को आप यहाँ क्या कर रहे होते हो? डेटा को आप डिवाइड कर रहे होते हो, राइट? डेटा डिवाइडेड इनटू फ्रेगमेंट्स स्टोर्ड एट डिफरेंट साइट, जो अलग अलग साइट पे डेटा आपका स्टोर्ड है वो डिवाइडेड है। दो तरीके में डिवाइडेड है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में रोज डिवाइडेड और वर्टिकल में कॉलम्स। अगर हम हाइब्रिड कर दें, रेप्लिकेशन और फ्रेगमेंटेशन को मिला दे तो दोनों बेटर परफॉर्मेंस देंगे। क्यों? क्योंकि एक तो आपका डेटा डिवाइड हो रहा है तो आपको पता नहीं चल रहा है, इजी बना रहा है आपके काम को, डेटा डिवाइडेड हो रही है, साथ के साथ डेटा डिवाइड होने के बाद भी आपका डेटा क्या हो रहा है? कॉपी हो रहा है, डेटा आपका कॉपीड भी हो रहा है, सो दैट आपको पता ही नहीं चल रहा डेटा आपका कितना कॉपी हो रहा है, जब जरूरत पड़ेगी तो वो चीज दिख जाएगी। तो अगर इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन बना दे तो आपका एक बेटर परफॉर्मेंस निकल के आ सकती है। क्लियर? तो क्या आ सकती है? बेटर परफॉर्मेंस निकल के आ सकती है। एडवांटेज क्या है? हाई रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी हो जाती है, सिस्टम स्टिल रन इन वर्स्ट साइट फेल, जो भी हमने देखा। स्केलेबिलिटी, न्यू साइट्स कैन बी एडेड इजीली। बेटर परफॉर्मेंस, लोकल क्वेरीज रिड्यूस नेटवर्क लोड। अब आपको बताया था ना, हर जो साइट होती है अपना खुद का डीबीएमएस भी यूज कर लेती है, खुद का नेटवर्क मॉडल भी, स्मार्ट डेटा मॉडल्स भी, क्यों? हार्डवेयर भी, जिससे क्या फर्क पड़ता है कि आपका नेटवर्क लोड कम हो जाता है, ठीक है। अगर सब एक यूज करेंगे तो नेटवर्क लोड बढ़ जाएगा, तो फिर परफॉर्मेंस में थोड़ा इश्यूज आने लग जाते हैं। क्लियर? ट्रांसपेरेंसी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे अपीयर्स एज वन इंटीग्रेटेड सिस्टम, ऐसा पता नहीं चलने देते कि आप बहुत सारे सिस्टम्स पे काम कर रहे होते और होता भी नहीं है। लोकल ऑटोनॉमी, ईच साइट मैनेज इट्स ओन डेटा, अपना खुद का डेटा मैनेज करती है। अब कुछ डिसएडवांटेज चैलेंज क्या है? कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन अमंग साइट इज हार्ड, सिंक्रोनाइजेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक यहाँ बैठा है क्या बैठा, तो उसका सबका डेटा सिंक्रोनाइज करना है।
हाई सेटअप कॉस्ट रिक्वेस्ट एडवांस नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी। अब एडवांस नेटवर्क चाहिए कि अगर कहीं कहीं डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट साइट्स पे तो वो डेटा हमारा सिंक्रोनाइज अच्छे से हो पाए। हमें एडवांस नेटवर्किंग सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि जिससे कोई डेटा बीच में आपकी लाइक सिक्योरिटी इशूज ना आ जाए। देखो लिखा भी सिक्योरिटी रिस्क, बहुत ज्यादा साइट्स होंगी तो बहुत ज्यादा एंट्री पॉइंट्स होते हैं थ्रेट्स के लिए, हैकर्स के लिए, सो दैट वो भी ना रहे। डेटा कंसिस्टेंसी इश्यूज, हार्ड टू सिंक्रोनाइज, मोर स्टोरेज नीडेड ड्यू टू एप्लीकेशन। जब जितनी साइट्स होंगी उतना ही डेटा कॉपी होगा तो उसके लिए भी आपको ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज। अभी हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पढ़ा, डेटा स्टोरेज का पढ़ा। Distributed data storage means storing data across multiple connected sites or nodes instead of one central server. आप पता क्यों हम एक जगह अपना डेटा स्टोर नहीं कर रहे, बाई चांस हाईजैकिंग होगी तो एक जगह से पूरा डेटा जाएगा, नहीं, हम अलग अलग साइट्स में अपना डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। जैसे मेन हब ये है, यानी अलग अलग साइट्स में अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं सो दैट आपका कभी वो हाईजैकिंग वाली इशू ना। इट इज अ बेस ऑफ क्लाउड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एंड बिग प्लेटफॉर्म्स। जो आप देखते हो लाइक क्लाउड्स की जितनी भी सर्विसेज होती है सब यही यूज करती है। गोल क्या होता है? हाई स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस वाइल कीपिंग डेटा कंसिस्टेंट। अवेलेबिलिटी रहे, इजीली आप उसको रिट्रीव कर पाओ, और फॉल्ट जो आपके जो हाईजैकिंग वाली जो आपकी जो थ्रेड्स वाली जो चीज़ हो रही है वो ना हो। ठीक है, कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें भी। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, यूजर को फील होना चाहिए डेटा लोकल है, कहीं और स्टोर नहीं है। टाइप्स क्या होते हैं? लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, डजंट मैटर वेयर डेटा इज, ये मैटर नहीं करता आपके डेटा कहाँ पे है। रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी, डजंट मैटर हाउ मेनी कॉपीज एक्सिस्ट। फ्रेगमेंटेशन में वही सेम डेटा कितनी बार स्प्लिट हुए। रेडुडेंसी में एक्स्ट्रा कॉपीज होती है सेफ्टी के लिए। फॉल्ट टॉलरेंट, डेटा स्टिल अवेलेबल इफ अ नोड फेल्स, अगर कोई भी नोड फेल हो जाए, मतलब कोई ट्रांजेक्शन फेल हो जाए आपका, तो डेटा आपका स्टिल अवेलेबल है। स्केलेबिलिटी, इजीली ऐड मोर स्टोरेज नोड्स, आप आसानी से ऐड कर सकते हो। कंसिस्टेंसी, ऑल कॉपीज ऑफ द सेम डेटा शो दी सेम वैल्यू। तो कुछ टाइप्स थे। टेक्निक्स क्या है भाई? डेटा रेप्लिकेशन में सेम डेटा कॉपीड हो रहा होता है मल्टीपल साइट्स में, हाई अवेलेबिलिटी होती है, डिफिकल्ट हो जाता है सिंक्रोनाइज में जब अपडेट्स होते हैं। फ्रेगमेंटेशन में डेटा डिवाइड होता है आपकी डिफरेंट साइट, जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में रो वाइज और वर्टिकल में कॉलम वाइज होता है। अगर हम बात करते हैं हाइब्रिड में तो दोनों का मिक्सअप होता है, अगर ये दोनों मिला देंगे तो बेटर परफॉर्मेंस हो जाएगी। एंड सेम आपका वही हमारा वो है एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। तो दिस इज फॉर होमवर्क कि आप एक बार उसको रीड कर लें। ठीक है, चलो मैं कराई देती हूँ। एडवांटेज क्या है? हाई अवेलेबिलिटी, डेटा एक्सेसिबल होता है, अगर कोई भी नोड फेलियर हो जाएगी तो डेटा एक्सेसिबल है क्योंकि हर जगह डिफरेंट साइट्स पे वो स्टोर है। स्केलेबिलिटी, इजी टू एक्सपेंड कर सकते हो आप। बेटर परफॉर्मेंस, लोकल डेटा एक्सेस, आप ही बताया ना कि अगर आप खुद का ही डेटाबेस, खुद का ही आप अपने हार्डवेयर यूज कर रहे हो तो नेटवर्क लोड कम पड़ता है। ठीक है। रिलायबिलिटी, रेडुडेंट कॉपीज होती है जिससे डेटा लॉस हो तो वो चीज काम आ जाए। फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क फॉर बोथ ट्रांजेक्शन, जब आपका ऑनलाइन वाला हो भले ही आपका एनालिटिक्स वाला, दोनों पे काम करता है। डिसएडवांटेज क्या है? हार्डर टू हैंडल देन सेंट्रलाइज सिस्टम, कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट हो जाता है। कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम हो जाती है जब बहुत सारी कॉपीज होती है, उनको अप टू डेट रखना। नेटवर्क डिपेंडेंसी, नीड स्ट्रॉन्ग इन फास्ट नेटवर्क। सिक्योरिटी रिस्क, बहुत ज्यादा साइट्स उतनी ही ज्यादा एंट्री पॉइंट्स होते हैं हैकर्स के लिए। हायर कॉस्ट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस। तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्करेंसी प्रॉब्लम्स, एनॉमलीज की, जो हम वर्ड्स पढ़ना चाहते थे वो फाइनली आ गए। सबसे पहले आता है लॉस्ट अपडेट। टू ट्रांजेक्शन अपडेट सेम डेटा, वन अपडेट इज ओवर रिटन। मतलब T2 ने T1 है, जैसे T1 ने विड्रॉ करे 200 रुपीज, T2 ने भी विड्रॉ करे 300, तो T1 का कैंसिल हो गया, पता ही नहीं चलो उसने कितने करे, T2 का आया। मतलब एक ट्रांजेक्शन ने ओवरलैप कर दिया दूसरे ट्रांजेक्शन को, उसी को हम बोलते हैं लॉस्ट अपडेट। नेक्स्ट आता है डर्टी रीड, अ ट्रांजेक्शन रीड्स अनकमिटेड डेटा फ्रॉम अनदर। एक ट्रांजेक्शन ने अनकमिट, जो डेटा कमिट भी नहीं हुआ था उसको पढ़ लिया, जैसे T1 ने T2 का डेटा कमिट नहीं हुआ था बट वो रीड कर लिया, तो उसको क्या हम बोलते हैं? डर्टी रीड। एग्जाम्पल, T1 ने अपडेट करी सैलरी बट रोल बैक T2 रीड रॉन्ग वैल्यू, T2 ने वो चीज पढ़ ली। नॉन रिपीटेबल रीड, सेम ट्रांजेक्शन रीड्स डेटा ट्वाइस बट गेट्स डिफरेंट रिजल्ट ड्यू टू अनदर अपडेट। सेम ट्रांजेक्शन ने 2 बार डेटा पढ़ा दूसरी ट्रांजेक्शन का, बट हर बार उसको नई वैल्यू मिली, तो उसको क्या नॉन रिपीटेबल रीड बोलते हैं, ड्यू टू द अपडेट वगैरह। फैंटम रीड, अ क्वेरी रिटर्न्स डिफरेंट रोज बिकॉज अनदर ट्रांजेक्शन इंसर्टेड अ न्यू डेटा। एक क्वेरी हमने बोली कि हमें ये पर्सन्स के नेम दे दो, बट उससे ही पहले किसी ट्रांजेक्शन ने और वैल्यू ऐड कर दी थी तो हमें डिफरेंट रोज मिली। ठीक है, तो दिस इज फैंटम रीड। बहुत छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं, आई नो, बट इंपॉर्टेंट भी है।
छोटी छोटी बट इंपॉर्टेंट है, तो एक बार ध्यान से समझना। गोल्स क्या होते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल के? मेंटेन करना सीरियलाइजेबिलिटी, ठीक है, ये जो अभी आपने पढ़ी थी वही। प्रिवेंट करना डेडलॉक एनॉमलीज को, इंश्योर करना डेटाबेस कंसिस्टेंट है, अलाउ कर लो सेफ पैरेलल एग्जीक्यूशन, मतलब एक ट्रांजेक्शन जाए तो दूसरा ऐसे जाए, ऐसे नहीं ओवरलैप कर जाए, ठीक है। तो इसमें हमारी कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती है? सबसे पहले आती है लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल, शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉग, टू फेस लॉगिंग। शेयर्ड लॉग्स में क्या होता है, आप रीड करते हो, एक्सक्लूसिव में रीड प्लस राइट भी करते हो। दो तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक होता है आपका शेयर्ड प्रोटोकॉल जिसमें आप डेटा को सिर्फ रीड करते हो, और दूसरा होता है आपका एक्सक्लूसिव जिसमें आप क्या करते हो, डेटा को रीड भी करते हो, ठीक है, डेटा को रीड भी करते हो और साथ के साथ क्या करते हो, डेटा को राइट भी करते हो, दोनों काम करते हो, ठीक है। अब दूसरा आता है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। मैंने बताया था ना, ओल्डर ट्रांजिशन गेट प्रायोरिटी प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, हम टाइम स्टैम्प दे देते हैं, तो पुराने ट्रांजिशन बोलते हैं कि नहीं भैया रिसोर्स दे दो, नए वाले बोलते हैं कि ठीक है ले लो, वो वाली चीज। ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल, एग्जीक्यूट फ्रीली, चेक फॉर कॉन्फ्लिक्ट एट कमिट, आप अच्छे से एग्जीक्यूट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब कॉन्फ्लिक्ट आए कमिट के टाइम पे उसको चेक कर लो। मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल, मल्टीपल वर्जन ऑफ डेटा रीडर्स डोंट ब्लॉक राइटर्स, बहुत सारे लोग एक साथ कर रहे होते हैं ना, तो जो रीडर्स से होते हैं मेक श्योर करें वो राइटर्स को ब्लॉक ना करें, राइट वाले जो ट्रांजेक्शन है। वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल, सबसे पहले रीड करो, वैलिडेट करो कि यूजर अप टू डेट है ना, यूजर ने तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको राइट करो, रोल बैक कर दो कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, क्यों? क्योंकि आपके पास लॉग फाइल होती है। क्लियर? डेडलॉक हैंडलिंग, आपको पता है प्रिवेंशन कैसे करनी, डिटेक्शन भी पता है और अवॉइडेंस भी पता है, ये चीज मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डेडलॉक में क्लियरली, तो वो आप अच्छे से समझ लोगे। एडवांटेज, मेंटेन करना डेटा इंटीग्रिटी एंड आइसोलेशन, देख लो वही वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं। इंटीग्रिटी बता चुकी हूँ हजार बार, रूल्स एंड रेगुलेशंस, आइसोलेशन पता है कि बहुत से मल्टीपल ट्रांजेक्शंस हो तो दूसरों को पता ना चले। प्रिवेंट करना एनॉमलीज, लॉस्ट अपडेट, डर्टी रीड, अब आपको पता चल चुकी है क्या होती है टर्म्स। इंक्रीज करना सिस्टम का थ्रू आउटपुट सेफली, मतलब वो अगर पहले इतनी चीज आउटपुट में दे रहा था तो उससे आगे ही बढ़कर दे, कम ना दे। लिमिटेशंस के, मे कॉज डेडलॉक एंड रोल बैक्स, ठीक है, एंड लॉकिंग स्लो परफॉर्मेंस, कभी कभी परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में, जब बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं तो उस टाइम पर, ठीक है। डायरेक्टरी सिस्टम इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, कीप मेटा डेटा अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, लोकेशन एक्सेस बेटर, रिप्लेस फ्रेगमेंट्स। आपकी जो मेटा डेटा क्या होता है, डेटा के अंदर डेटा होता है, उसके अंदर आपकी क्या इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी लोकेशन क्या है, कौन कौन से पार्ट्स एक्सेस करे हैं, कितनी कॉपीज बनी, कितना डेटा डिवाइड हुआ, सब कुछ हेल्प करते हैं डेटाबेस को, जिससे आप डेटा एफिशिएंटली फाइंड कर पाए, प्रोवाइड कर पाए ट्रांसपेरेंसी यूजर्स को। फंक्शन क्या होता है, डेटा लोकेशन मैनेजमेंट, विच साइट स्टोर विच फ्रेगमेंट, कहाँ डेटा डिवाइडेड है, किस साइट ने कौन सा टाइप ऑफ डेटा डिवाइड वाले स्टोर करा है। एक्सेस पाथ इंफॉर्मेशन, फास्टेस्ट रूट जिससे हम डेटा को फेच कर पाए। ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट, यूजर डोंट नीड टू नो डेटा लोकेशन और रेप्लिकेशन की, डेटा कहाँ लोकेटेड है और कितनी कॉपी बन चुकी है वो ना पता चले। कंसिस्टेंसी मेंटेन, अपडेट करो जो भी आपके जितने आपने डेटा रेप्लिकेट्स बनाए हैं, और मेक श्योर करो कि उनको सिंक्रोनाइज भी करो। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, हेल्प डीबी में चूज एफिशिएंट रिट्रीवल पाथ्स, ठीक है। कौन कौन से हमारे टाइट सिस्टम के टाइप्स होते हैं, सबसे आता है सेंट्रलाइज, सिंगल साइट स्टोर डायरेक्टली, सब कुछ एक ही साइट में होता है, सिंपल होता है, इजी कंसेप्ट, पॉइंट ऑफ फेलियर भी एक ही होता है, अगर एक बार सिस्टम क्रैश हो तो पूरा आपका डेटा गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूट, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ईच साइट हैज अ डायरेक्टरी कॉपी, हाई अवेलेबिलिटी, हार्ड टू मेंटेन, हर एक साइट की खुद की कॉपी होती है, हार्ड हो जाता है मेंटेन करना, बट हाँ कंसिस्टेंट रहता है। ग्लोबल हाई ट्री स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्टरीज, एफिशिएंट फॉर लार्ज सिस्टम, कॉम्प्लेक्स होता है बट हाई लेवल फेलियर्स भी अफेक्ट होते हैं, हाई में आपका डेटा स्टोर होता है, लार्ज सिस्टम्स के लिए बेनिफिशियल है। प्लेसमेंट स्ट्रेटेजीज, फुल्ली रेप्लिकेटेड डायरेक्टरी एवरी साइट, फास्ट बट हाई मेंटेनेंस। फुल्ली रेप्लिकेटेड में अगर पूरा डेटा आपने कॉपी करा है तो वो डायरेक्टरी होगी हर एक साइट पे, बहुत फास्ट होगा बट मेंटेनेंस ज्यादा जाएगी। ऐसे अगर आपने पार्शियली करा है तो कुछ साइट्स के पास होगा आपका डेटा, स्पीड मेंटेन और ओवरहेड भी परफॉर्मेंस मेंटेन रहेगी। नॉन रेप्लिकेटेड, एक साइट के पास सिंपल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है इतनी ज्यादा। एडवांटेजेस क्या होते हैं, लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, यूजर डोंट वरी अबाउट द डेटा लोकेशन, मेक श्योर करना कि यूजर्स को पता नहीं चले कि उनका डेटा कहाँ स्टोर है। इम्प्रूव करो क्वेरी परफॉर्मेंस, सपोर्ट करो रेप्लिकेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, इंक्रीज करो स्केलेबिलिटी रिलायबिलिटी, इजी है तो बेसिक है, समझ जाओगे आप, ठीक है। तो यस गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को यूनिट 4 का भी वन शॉट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
कोई भी डाउट नहीं होगा। बट हाँ, अगर आपको स्टिल लगेगा कि थोड़ा सा डाउट आ रहा है दीदी, तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सिर्फ एक लेक्चर का, सॉरी, एक यूनिट का 5 का बचा है वन शॉट, जो कि हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। एंड जो भी दिक्कत हो बस यहाँ कमेंट्स में बताना, कुछ भी टॉपिक्स रह गए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट्स में। एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जिन लोगों को नहीं पता, हमारा गूगल प्ले पे यूनिक सीरीज सिविल मंत्र ऐप है। आप वहाँ पे कोई भी कोर्सेज में एग्जाम 200 वाला कूपन डालेंगे तो आपको 200 ऑफ मिलेगा हर एक कोर्सेज पे। तो मेक श्योर आप ये वाली चीज नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट यूनिट के 5 के वन शॉट में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, एंड स्टिल कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू यूज द एग्जाम 200 ऑफ वाला कूपन, जिसमें आपको 200 ऑफ मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।